Okay, good evening, friends. So, welcome you all to CSE Edge and PSR Edge Telegram channel and group. The links for which are on the screen below. So, today's agenda is we shall be discussing political science optional, civil services mains examination question paper. We will not discuss the answer, but we'll just go through the questions and understand what should be the changes in the strategy for 2022. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेंस दिया है या फिर दोज आर नॉट गिवन, अगर आप इफ यू हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चंस, जस्ट गिव योर ओपिनियन, शेयर योर इनसाइट्स, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, क्या अलग करना चाहिए. वी ऑल्सो गो थ्रू द ओनली IAS डॉक्यूमेंट विच दे हैव सेंट, तो विल चेक अराउंड. ठीक है देव सर, फर्स्ट ओपन द PDF ऑफ द क्वेश्चन पेपर, विल गो थ्रू द क्वेश्चन रफली. उसमें जो क्वेश्चन सिलेक्शन की बात आती है ना, कैसा करा एग्जाम हॉल में आप लोगों ने जिसने दिया है, या फिर कैसे करते हैं, विल डिस्कस थ्रू दैट एंड देन विल कम बैक. है ना, स्टार्ट करिए दशरथ सर. तो फर्स्ट क्या है कि 5 मिनट पहले यदि पेपर फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ना, तो ऑप्शनल में दिस इज वेरी प्रीशियस टू चूज द क्वेश्चंस वाइजली, बिकॉज इट विल अफेक्ट द आंसरिंग पैटर्न एंड कॉन्फिडेंस एज वेल. सेकेंड थिंग कि इफ the key term, key concerns and the key concepts of the question or key requirement of the question is encircled or underlined, it helps when we are in the flow of writing answers. So at that time now our mind sees, our brain observes the what are the requirement of the questions. Otherwise we will see roles and we will start writing the roles idea of justice, and we will miss the concept that it was how has it enriched the justice in liberalism. So these kinds of things happen, and actually I missed 2-3, I did the mistake in 2-3 questions, I think in paper 2 and paper 1 in totality. In the writing, the flow of writing, I misconstrued the requirement of the questions. So that's the another learning. फर्स्ट है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ स्टेट, अफर्मेटिव एक्शन, इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज पॉलिटिकल आइडिया, जो भी है, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर रिपीटेड. यदि वुमेन सफरेज को उन्होंने ओनली IAS वाले ने बोला है कि नोबेल क्वेश्चन है, ठीक है नोबेल है, लेकिन JS मिल्स का आइडिया तो हमारे नोट्स में तो था. तो पेपर 1 का जो आप देखेंगे कि खास करके पेपर 1 सेक्शन A जो क्वेश्चन है आपके हमारे सबके नोट्स में है. ओनली थिंग इज विच नीड्स टू बी डन इज टू क्रैम देम, because once conceptual clarity is there with us, we must cram them, that's it, and write it, and write according to the need of the question, not according to our content in our mind. अब जैसे फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ स्टेट है तो 2016 में भी आया था, उस टाइम भी लिखा, आज भी लिखा, ठीक है, उस टाइम से इस बार पहले बार लिखा. अफर्मेटिव एक्शन एक बार आया हुआ है. तो अब ऐसा है ना कि ऐसा 8-10 टॉपिक 20 टॉपिक मतलब आउटस्टैंडिंग टॉपिक टाइप क्वेश्चन और भी है. जैसे इंड ऑफ आइडियोलॉजी पिछली बार आया, पोस्ट मॉडर्निज्म आ जा सकता है, वैल्यू प्लुरलिज्म आ सकता है. तो ऐसे को ना रेडीमेड आंसर तैयार रखो, जाकर चिपका दो. 2-3 चीजें होंगी, फ्लो बन जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मार्क्स तो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन चूज करने में कॉन्फिडेंस आएगा. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? आप कल बता रहे थे ना उस वाले में, क्या कहते हैं, जब हम लोग नॉर्मल GS का डिस्कस कर रहे थे, तो आप एक चीज बता रहे थे कि कुछ कुछ आप गेज कर ले रहे थे कि इन टॉपिक से तो हर साल ही आता है, तो मतलब वो थोड़ा सा बताइएगा, वो कैसे मतलब देखना है. जैसे एक डेमोक्रेसी का आप कह रहे थे. हाँ, वो क्या है ना कि पेपर 1 चारों सेक्शन में कुछ वैसे टॉपिक होंगे, मेजर टॉपिक्स हैं. जैसे कि आपको शुरू में पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन आता ही आता है. दूसरा है कि थ्योरी ऑफ स्टेट में से एक आएगा, टफ करना होगा. इजी है तो यही पूछेंगे, फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ स्टेट और लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट. यदि इजी टफ कर देंगे तो स्टेट हैज मूव्ड फ्रॉम दिस थ्योरी टू दिस थ्योरी, तो हालत खराब, ठीक है, बट आएगा. अफर्मेटिव एक्शन भी है जो हमारे सिलेबस में एग्जैक्टली है, तो आता है. अब थ्योरी ऑफ स्टेट्स सेकंड टॉपिक है जो आना ही आना है. डेमोक्रेसी थर्ड टॉपिक है जो आना ही आना है. अब ऐसे WPT IPT से भी हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन वो इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको नहीं कर सकते. तीसरा एक कह सकते कि मार्क्सिज्म ग्रामसी, एक ही स्ट्रैंड है न्यू मार्क्सिज्म, तो इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है. तो आप यदि जिस समय मार्क्सिज्म में ग्रामसी और न्यू मार्क्सिज्म जो रगड़ दिए ना, तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स है. तो ऐसे टॉपिक का इंट्रो कंक्लूजन रेडी रखिएगा तो ठीक रहता है. डेमोक्रेसी में ही है. फिर सेकंड पेपर में है जैसे कि एक आता है मार्क पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, आना ही आना है. कौन सा है नहीं है वो तय नहीं है, बट आएगा. दूसरा बात है
उसमें आता है एक फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आना ही आना है, एक पंचायती राज या ग्रास रूट मूवमेंट्स आना ही आना है, और एक पॉलिटिकल पार्टी से भी आएगा, 100% आएगा। तो आप इस सब चीज़ों को जैसे कर सकते हो कर लो, क्योंकि जैसे ऑप्शन में यदि आया 20 मार्कर्स तो रगड़ देंगे, अच्छा लगेगा। यही है, ये बोल रहा था। पेपर जी 2 में भी है ऐसे, जैसे कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स से आता ही आता है क्वेश्चन, उसमें खास करके पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशोलॉजी, फिर कॉम्पिटिटिव जो भी है लिमिटेशन सिटी से, फिर एक पॉलिटिकल पार्टीज एंड वो सोशल मूवमेंट्स इन डिफरेंट सोशलिस्ट कंट्री जो सब है ना, उसमें से भी एक आता है हमेशा आया। एक नाम फिक्स है, एक यूएन फिक्स है, एक न्यूक्लियर फिक्स है, कोल्ड वार फिक्स नहीं। तो ये 3 टॉपिक है फिक्स, एक साउथ एशिया फिक्स है, तो अकॉर्डिंगली देख लीजिए। साउथ एशिया में बड़ा है, साउथ एशिया में रिवर डिस्प्यूट्स भी आते हैं, साउथ एशिया में सार्क भी आता है, साउथ एशिया इंडिपेंडेंटली भी आती है। इसमें यदि आगे जाएंगे ना इसमें पेपर में, तो ठीक है, जो मैंने देखा तो रॉल्स इनरिच द आइडिया ऑफ जस्टिस, नीचे कर दीजिए इसको स्क्रीन को, तो कि इन्होंने लिखा है अदर ऑल साइड, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन शुरू में आप देखो, यदि रिवीजन ताबड़तोड़ रहता है ना तो ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि 3 है तो 3 में तो 2 यूं चूज कर लेंगे, ठीक है। नई रिवीजन रहेगा तो आप खोजोगे कि कौन सा, ट्रेड ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं कि विच इज द बेस्ट बेट, तो बेटर के रिवीजन रखिए, दैट इज द ओनली थिंग। आंसर राइटिंग हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया PYQ में, सब कुछ जानते कैसे आगे बढ़ना है। यदि किन्हीं को भी डाउट है तो फिर जाके वापस वो कर लीजिए। सर आपने कौन सा चूज किया था इसमें से? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है ना शायद? एक्चुअली जो पेपर घूम रहा है ना मार्केट में, मेरा ही घूम रहा है PSIR का, तो वही है। अच्छा हाँ सेकंड सही है भाई, बढ़िया है। मतलब जो जैसे आपने लिख के सेकंड, रखे थे कीवर्ड वाले, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जॉट डाउन कर रखा है, ये आप ही का पेपर है? हाँ, तो फिर तो शुभ्रा मैम ने जो YouTube पे वीडियो डाला वो भी आपका ही पेपर होगा। अच्छा, उन्होंने भी यही उठाया, हाँ सब ऋषभ सर की कृपा उनका है। वाले। अच्छा शुभ्रा मैम भी थी हमारे ग्रुप में कॉल में। हाँ आई थी, शुभ्रा मैम आई थी, नोट्स लेके आई थी वो। अच्छा यार आपने देखा है क्या, मतलब यूट्यूब वाला वीडियो ये यही था क्या पेपर वो? हाँ मैंने देखा था, मतलब पूरा नहीं देखा है, अभी इसको देखना बाकी है। मैंने देखा तो उन्होंने डाल दिया है, तो उसके अंदर पेपर यही नहीं हो क्वेश्चन सकता है क्योंकि दशरथ सर से मैंने मतलब एग्जाम होते ही विद इन 5 मिनट्स कॉल किया था उनको, एंड उसी टाइम पे पेपर डाला था, तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि कॉपी करा हो। तो ये पेपर था। ओनली IS वालों ने भी यही शेयर किया है, फिर वो CS मेंस 2021 अरे वाह वाले ने। ये तो सुमित बहुत सर ने बड़ा भी डाला हो गया। हाँ, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब सेलेक्ट किया था, तो इसमें क्या था ना कि जैसे देखो क्या रॉल्स हम लोगों ने डिस्कस किया ना, तो उसके टेक्निकल टर्म्स हमें पता था कि रॉल्स क्या है, कि उन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी को पहले तो पॉलिटिकल फिलोसफी को रिवाइव किया इन द बैकड्रॉप ब्लैक मूवमेंट्स और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, ये सब। फिर है कि ऐसे बोलते हैं ना मैम, जैसे आंसर लिखते हैं ना कि जनरल से स्पेसिफिक जाना। फिर इन्होंने रॉल्स ग्रैंड आइडिया ऑफ जस्टिस यूनिवर्सल, तो ये जो टर्म्स जान रहे थे हम लोग। फिर उनका एक बुक का नाम भी हम लोग जान रहे थे लास्ट में कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म में, जिसमें अकोमोडेट किया। तो इन्होंने लिबरलिज्म को तो इसके कारण इसको चूज किया था। फिर दूसरा है कि बिहेवियरल अप्रोच, क्योंकि वो पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन आता ही आता है, डिक्लाइन रिसर्जेंस, तो वो सब। तीसरा है कि यूनिवर्सल कंसेप्ट ह्यूमन राइट्स, तो फिर पहले राइट्स लिखो, फिर ह्यूमन राइट्स लिखो, फिर बताएंगे कि उसका एलियनेबिलिटी, यूनिवर्सलिटी सब होता है, फिर कैसे यूनिवर्सल को उसको काउंटर किया जाता है। फिर बोल सकते हैं कि भिखू पारेख वाला कि डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस और जॉन रॉल्स का ओवरलैपिंग कंसेंसस के थ्रू वी कैन अराइव एट सम फ्यू यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ सम, जो कि होना चाहिए थोड़ा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्यूमेंट, वो भी ओवरलैपिंग कंसेंसस का एक आइडिया डिफरेंट रिलीजन कल्चर का इंडिया के रेस्पेक्ट। यही सब लिखा, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अब इसमें देखो सर, सैयद अहमद खान का कंटेंट नहीं पता था, तो सोचा 15 नंबर में छोड़ के भाग जाओ इधर से। इसमें क्वेश्चन एक और था ना, फोर्थ क्वेश्चन क्या था? फोर्थ था कि डू यू थिंक दैट बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस हैव लेंट ग्रेटर एथिकल फाउंडेशन टू द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ठीक है, दिया है, लेकिन हम तो इसमें भी ऐसे 20 मार्कर है ना, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मुश्किल है। ऐसे स्टार्ट करते हैं इन्होंने, या आप सीख जाओगे, ऐसे हो जाता है ना कि ऐसे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करोगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा 1-2 पैराग्राफ में। ऐसे स्टार्ट करते हैं कि एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का 2 स्ट्रैंड है, हिंदुइज्म वेस्टर्न है, फिर भिखू पारेख बोलता है कि कंटिन्यूटी है,
फिर उसके बाद बोलते हैं एंशियंट में धर्मशास्त्र, दंडशास्त्र और फिर कौटिल्य है। फिर उसके बारे में एक पैराग्राफ 2-2 लाइन लिख के फिर आ जाता है कि बुद्धिस्ट को रिबेल चाइल्ड बोलते हुए कि कंटिन्यूटी मेंटेन करता है और रिबेल चाइल्ड प्रोटेस्टेंटिज्म है। अब बताएंगे इसका कि इन्होंने विनिंग ऑफ लैंड की जगह विनिंग ऑफ हार्ट बोला, चक्रवर्ती की जगह महासम्मत बोला। फिर उन्होंने विजुगिसु जो था ना, जीतते हैं वो लैंड को विजय, यहाँ पर इन्होंने, हाँ जो तो हो गया। इनका किंग कंपैशनेट था, टेंडर हार्ट का था। उनका किंग मतलब कि मैकेवेलियन टाइप का होता था। ये सब करके इन्होंने कंपैशन को भी दिखाया, फिर एनिमल एथिक्स भी दिखाया। तो ठीक है, फिर लास्ट में कंक्लूड किया कि ऐसा उन्होंने दिया है ग्रेटिकल एथिक्स, बट हिंदुइज्म थॉट भी ऑल्सो वो सब था कि वो लोग भी कर रहे थे। उन्होंने भी तो थी, उनको रूल्स के अंडर रखा, धर्म को स्थापित करना था, योगक्षेम में मदद करना था, उनके लिए भी प्रिस्क्राइब्ड रूल थे। तो ठीक है, ऐसे पता नहीं अब सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये नहीं कह सकता, लेकिन ये लिखा। इसमें सर आपने कोई क्रिटिसिज्म भी दिया, मतलब कि कहाँ पे एथिकल नहीं है, या फिर मतलब क्या और कमी है? नहीं, एथिकल तो है ही, गलत कहाँ करते बुद्धिस्ट लोग। मतलब ये बोला कि इन्होंने खुद ही लिखता कि क्या आपके विचार में बौद्ध परंपराओं ने प्राचीन भारतीय राजनीति को अधिक नैतिक आधार, हाँ तो अधिक प्रदान किया, लेकिन उन्होंने भी प्रदान किया था, ये अकेले नहीं प्रदान कर रहे। कुछ कंट्रास्ट आपने दिया होगा और कभी। हाँ, तो इससे हुआ कि हमारा सिविलाइजेशनल स्टेट बने हम लोग बाद में। ठीक है, और क्या पता नहीं। जी। फिर मार्क्स का कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन है, तो मार्क्स के बारे में लिखो, फिर मार्क्सिज्म के बारे में लिखो। फिर उन्होंने एनालाइज किया मोड ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी को, फिर उसमें एनालाइज किया कि जो भी है कारण है एलियनेशन है, जो 4 फैक्टर है वो है। फिर ये भी लिखना है कि इसेंशियल पार्ट ऑफ रियलिटी क्यों है, क्योंकि कंट्राडिक्शन होगा तो होना ही होना है। और फिर एलियनेशन वर्कर का भी होता है, एलियनेशन कैपिटलिस्ट का भी होता है, लेकिन कैपिटलिस्ट को थोड़ा कम दुख होता है। तो कैपिटलिज्म में चूंकि इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है, उन्होंने बताया इकोनॉमिक आधार पे प्रॉफिटिज्म, प्रॉफिट के कारण कंपटीशन होता है आपस में, सरप्लस वैल्यू की बात आ जाती है, तो सर्वाइवल वाला बेच देते हैं, इसीलिए रियलिटी है ये कैपिटलिज्म। उसके बाद में नियो मार्क्सिज्म का थोड़ा सा लिखा, तो डर क्यों क्या। यार आई हैव अ क्वेश्चन टू एवरीवन कि जो जिन्होंने मेंस लिखा है, ये पेपर लिखा है पर्टिकुलरली, कि व्हाट वाज द मेजर चैलेंज यू फाइंड इन राइटिंग आंसर्स टू दिस क्वेश्चन पेपर इन जनरल? पहला, लैक ऑफ कंटेंट, दैट इज लैक ऑफ रिवीजन। दूसरा, लैक ऑफ फ्लो, बीच में टूट जाएगा क्योंकि मेमोरी में बाद आएगा। थोड़ा सा मतलब कि आप जो पहले लिख दिए और दूसरा पैराग्राफ दूसरा चीज में घुस गए, तो पहला पैराग्राफ का कंटेंट याद आ रहा है, मतलब पहले थॉट, लाइन ऑफ थॉट का। तो ये प्रैक्टिस करोगे तब ये आ जाएगा। तीसरा कि यदि फ्लो में जो आपको बताया ना कि शुरू में क्वेश्चन को अंडरलाइन ये घेर लो कि क्या पूछ क्या रहा है, अदरवाइज लास्ट में बीच में जब 1.5 घंटा 2 घंटा चल रहा होता है ना, तो उस टाइम माइंड क्रिटिकल ना होके माइंड फ्लो में रहता है। तो उस टाइम ना एग्जैक्ट नीड नहीं देखते, क्वेश्चन देखते, अच्छा ये अम्बेडकर है, ये मोरालिटी है, घुस जाओ। एग्जैक्ट क्या पूछ रहे क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस हिसाब से भी देखना पड़ता है। बाकी लोग भी अपने अपने ओपिनियन दे सकते हैं। दोज आई मीन आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु आर हियर, जिन जिन लोगों ने मेंस दिया है, प्लीज ओपन अप एंड शेयर योर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। यस, एंड पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड कि चैलेंजेस क्या लगे इस पेपर में। किस क्वेश्चन में? मैंने भी जैसे हाँ बताओ एसआर के सर बताओ। आई कैन सी शिवम है, जॉन विक है, 2-4 लोग हैं जो मेंस देके आए। प्लीज स्पीक अप गाइस। तो मैं विशाल बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे भी आपने जो बताया कंटेंट मतलब रिवाइज अच्छे से क्रैम नहीं होता है, तो वहाँ पे आप लिंकिंग नहीं हो पाता है अच्छे से, जो हम चाहते हैं थॉट प्रोसेस का लिंकिंग, वो नहीं। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि जो मैं सब कुछ जान रहा हूँ लेकिन उसको जब तक अच्छे से याद नहीं होता है तो वो लिंक नहीं कर पाते हैं अपने टॉपिक, अपने से उसको मोड़ नहीं पाया मैं कुछ क्वेश्चंस में, उससे आपसे एंडिंग नहीं दे पाया। ये सब हुआ मेरे साथ। ओके, एसआर के आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि जो क्वेश्चन पेपर था उसका एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने
बी पार्ट ज्यादा अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मैं सोच के गया था कि मैं बी पार्ट ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि उसमें मुझे काफी स्ट्रैंड्स पता थे हर एक क्वेश्चन के बारे में। तो ऐसे अगर आप कोई अपना ना माइंड में पहले बनाने के पहले अगर आप चाहते हैं, अगर जहाँ पे प्रिपरेशन आपकी ज्यादा है, तो आप ट्राई करा करिए वही सब करके आइए आप ज्यादा। उसके पहले उसी में आपका माइंड फिक्सेटेड रहता है फिर कि भाई आप पहले उसको ज्यादा कर सकते हैं। तो ये था। प्लस दूसरा ये था कि मैंने एक्चुअली में इस बार थोड़ा सा मैडम से तो नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा पिछले अटेम्प्ट में काफी कम नंबर आए थे पीएसआईआर में। तो मुझे यही लगा कि मैम कनेक्ट नहीं करवा, मतलब मैम जो बताती हैं वो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आंसर्स में। तो बेसिक बुक पढ़ने से मुझे उसमें थोड़ी कनेक्शन वाली जो प्रॉब्लम इसके जस्ट पहले वाले स्पीकर बोल रहे थे, तो वो थोड़ी खत्म हो गई थी इस पेपर में, कि भाई आप कनेक्ट तो कर पा रहे हो कि क्या क्या नैरेटिव है। और दूसरा, हर एक टॉपिक का एक नैरेटिव होना चाहिए, मतलब उसके क्या डिबेट्स हैं, उसके क्या मतलब क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप प्लेटो पढ़ो या फिर कोई भी चीज पढ़ो, तो उसकी आप एक स्टोरी पूरी आपके में क्लियर होनी चाहिए कि प्लेटो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था, है ना। वो गवर्नेंस में स्किल लाना चाहता था, जो कि एक अच्छी बात थी, बट डेमोक्रेसी और स्किल दोनों आ सकती है। तो वो जो नरेटिव होता है अगर दिमाग में क्लियर हो, तो काफी कुछ क्वेश्चंस इजीली किए जा सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में आते ही रहते हैं, तो काफी मदद मिल सकती है। अच्छा, मतलब आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग। जैसे अभी थोड़ी देर पहले दशरथ सर बोल रहे थे ना कि हम्म पीएसआई में उनको फ्लो का थोड़ा दिक्कत आया, मतलब ऐसा कनेक्शन करने में और फ्लो में दिक्कत आया। तो व्हेन आई अपियर फॉर माय मेंस लास्ट ईयर, मुझे भी ये लगा था यार जीएस में क्या है ना, क्वेश्चन में एक डेफिनेशन लिखना होता है, पॉजिटिव लिखने हैं, नेगेटिव लिखने हैं, वे फॉरवर्ड लिखना है। तो व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन जस्ट राइट हेडिंग्स एंड देन उसके अंदर सब पॉइंट मैं कभी भी भर सकता हूँ बाद में। पीएसआईआर में होता है ना, यू कैनॉट लीव स्पेसेस इन बिटवीन। पीएसआईआर आंसर्स आर सेम, मतलब शुड बी लाइक एन एसे, इट शुड फ्लो लाइक अ रिवर। तो उसमें यार अगर कोई चीज तुमने स्टार्टिंग में लिखना मिस कर दिया ना, इफ यू रिमेंबर इट आफ्टर 3-4 मिनट्स, वो नहीं आता था है, मतलब फायदा नहीं है उसका, यू कैनॉट राइट इट। तो इसके तो लिए ना पीएसआईआर नीड्स 10 रिविजन्स while GS can suffice with 4-5 revisions. ये तो आप एकदम ही सही कह रहे हैं। इसमें मतलब मैं कह सकता हूँ कि पीएसआईआर को आपको कम से कम 60-70% पढ़ना चाहिए टू रिटेन टिल एग्जामिनेशन, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए वो भूलना नहीं, मतलब इन सेंस वो फ्लो की जो प्रॉब्लम होती है, जो मुझे भी थी, वो इसीलिए होती है कि हम लोग उसको बस ये देखते हैं कि स्कॉलर याद हो गया, उनके कॉन्सेप्ट याद हो गए, बट वो नैरेटिव भूल जाते हैं कि वो नैरेटिव क्यों आया है, मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म, ग्रामसियन, वो क्या सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। और प्लस एक चीज मैंने और नोटिस की थी अपने प्रिपरेशन में कि दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आते हैं कि बहुत ही स्पेसिफिक आते हैं कि आप बताइए कि भाई फलाने का ये टॉपिक में क्या उसने बोला है, मार्क्स का एलियनेशन का टॉपिक, तो ये बड़ा ही स्पेसिफिक टॉपिक है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ब्रॉडर आइडियोलॉजिकल वे से डील करना होता है। जैसे कि मान लीजिए जस्टिस है, तो जस्टिस में आपको लिबरल व्यू भी लिखना है, फेमिनिस्ट व्यू भी लिखना है, आपको कम्युनिटेरियन व्यू भी लिखना है। तो जहां ब्रॉडर थीम मिलती है, मैं उस क्वेश्चन को तो ज्यादा आवाज अटेम्प्ट आनी करने बंद हो की गई। कोशिश करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने एक चीज अपने में मतलब नोटिस की थी कि मैं ऐसा करता था कि ब्रॉडर थीम अगर है तो उसको डिफरेंट आइडियोलॉजीज के पर्सपेक्टिव से लिख दूंगा, भले वो आईआर का क्वेश्चन क्यों ना हो, इंडिया एंड द वर्ल्ड का क्वेश्चन क्यों ना हो। और अगर बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है तो मैं तभी उसको अटेम्प्ट करूंगा जब मुझे उसके बारे में एग्जैक्टली पूरा पता है कि क्या नहीं है। और एक बहुत पहले किसी मतलब इन्हीं डिस्कशंस में मैंने किसी से बात की थी, तो उन्होंने बताया था, एक बहुत अच्छा तरीका बताया था क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, कि आप हमेशा कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट और कंटेम्पररी, इन तीनों ट्रेंड्स पे चलेंगे तो कभी भी आपको फ्लो की दिक्कत नहीं होगी। कंपेयर मतलब वो थिंकर की कॉन्सेप्ट किसी और थिंकर से मिलती है क्या। तो जैसे अगर आप हैना अरेंट लिख रहे हैं तो वो एरिस्टोटल से मिलती है, तो आप वहां से कंपेयर कर सकते हैं। फिर एक कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं कि भाई नहीं, इनकी जो वर्ल्ड व्यू है और जो रॉबर्ट डहाल हो गए, शम्पीटर है, इनके बीच में कॉन्ट्रास्टिंग है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ये सब हवेबाजी है। और फिर कंटेम्पररी मतलब अभी की जो हो रहा है, जैसे कि कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ दिख रहा है, तो ये दिखता है कि सिविक रिपब्लिकनिज्म, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कितनी जरूरत है। तो एक तरीका वो भी हो सकता है कि आप एक या तो उसको आइडियोलॉजी से डील करिए, लिखिए उस आंसर को, या कंपेयर, कंटेम्पररी, कंट्रास्ट फ्रेमवर्क से लिखिए। तो मतलब आपके फ्रेमवर्क हर एक टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगर क्लियर है
तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्लो डिफिकल्ट नहीं होगी बनानी, और फ्लो आ सकती है। मतलब मुझे तो फ्लो की बहुत दिक्कत थी, तो मैंने इसी तरीके से ट्राई किया था कि भाई कुछ तरीका निकाले ताकि मैं सॉल्व कर सकूं क्वेश्चंस को। Amazing inputs, sir. Very nice inputs. Thank you. और एक और चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो एक बुक आती है प्रताप बानू मेहता और ये नीरा गोपाल जैल की, वो हर साल बहुत ही मुझे तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आ रहे हैं उससे। मतलब वो एक बार पढ़ने से हमारा सेकंड वाला बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा। मैम के नोट्स सफिशिएंट मुझे नहीं लगते हैं कि उसमें इतने हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही ब्रॉडर आइडियोलॉजिकल वे से डील किया गया। तो अगर किसी के पास भी टाइम हो तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी किताब है। मतलब आपका जो बी पार्ट है ना, उसमें आपको, मुझे ऐसा लगता है कि यू विल नेवर हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर टू एनालाइज कास्ट, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वही सब चीजें हमेशा हो रही हैं, हिस्ट्री में भी हुई हैं। उन्होंने 2010 तक की वो बुक रिकॉर्डेड है, 2015 या 2010 तक की, लेकिन उसमें जो भी उन्होंने बताया है वो आप कंटेम्प्रेरी से भी जोड़ के देख सकते हो, एग्जैक्टली वही हो रहा है, ज्यादा चेंजेस है नहीं। तो मुझे मतलब थ्रू कोर्स ऑफ प्रिपरेशन ये लगा है कि पॉलिटिकल साइंस इज मोर स्टैटिक देन डायनेमिक, जैसा हम सोचते हैं। डायनेमिक इसीलिए है क्योंकि हमको नए एग्जाम्पल्स डालने हैं, बट वो एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं हिस्ट्री के किसी पैटर्न से रिपीट होते रहते हैं। तो वो बुक मुझे काफी अच्छी लगी। अगर किसी को बी पार्ट में डिफिकल्टी है तो वो उस बुक को सेलेक्टिवली पढ़ सकता है। Could you please repeat the बहुत name of book? वही एक ऑक्सफोर्ड की आती है, नीरजा गोपाल जयल एंड प्रताप हाँ भानु मेहता की इंडियन एक कंपेनियन, इंडियन पॉलिटिक्स एंड कंपेनियन, कुछ ऐसा ही है। हाँ हाँ ये ग्रीन कलर की है ना, बिल्कुल वही, हाँ सर, ऑक्सफोर्ड वो बहुत ही कंपेनियन टू अच्छी है, पॉलिटिक्स। वो बहुत ही अच्छी है। वो आपको मतलब मैंने तो पहली बार जब पढ़ी थी तो समझ आया कि फ्लो का जो दिक्कत था, मुझे वहां से काफी मदद मिली थी कि वो फ्लो का आपका दिक्कत हटा सकते हैं काफी। एग्जैक्टली वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता है विथ रिस्पेक्ट टू आईजीपी सेकंड सेक्शन, सही बता रहे हैं। खास करके जो जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, और उसमें इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह भी, पॉलिटिकल इकोनॉमी भी है, तो यदि उसे टाइम लेकर पढ़ कर उसका जब ऑब्जर्व कर पाए तो दैट्स वेरी गुड थिंग। एक और बहुत चीज है सही सर, बता। दशरथ सर, उसमें जो फॉरवर्ड और इंट्रोडक्शन है, वो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कितने हाई कैलिबर की किताब है। मतलब वो इस एग्जाम के लिए बनी है, मुझे ऐसा लगता है। उसमें शुरुआत में ही उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि क्या इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम है, क्यों कास्ट का क्या रोल है। जैसे उन्होंने शुरुआत में ही स्टैंड ले लिया है कि कास्ट इंडियन पॉलिटिक्स में सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज होती है, उसकी सेलियंसी बहुत कम हो गई है। वो फिर उसको चैप्टर में जाके सब्सटैंशिएट करते हैं कि क्यों ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये काफी अच्छी किताब है। अगर किसी को बी पार्ट, जैसे मेरा बी पार्ट बहुत ही घटिया था, मतलब मैं, ऐसा है कि फ्लो तो छोड़िए, मेरे को बस नाम पता थे और स्टोरी कुछ पता नहीं थी, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी बी को रिलेट करने में। तो वो वाला पार्ट आप काफी अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है ये, मेरे एक्सपीरियंस। आप लोग आगे लेके आपने जाइए। शायद पार्ट बी ही अटेम्प्ट किया ना आपने? हाँ, इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं बी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, डायरेक्टली दे हैव हैंडल्ड इट, मतलब उन्होंने हैंडल ही किया इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली उस किताब में। तो आपने कौन सा अटेम्प्ट किया है पार्ट बी में से? मैंने एक 8th वाला जो क्वेश्चन है 8th का वो किया है, और 7th के जस्ट ऊपर वाला 6th किया है मैंने। विवेक हो गया था वो, थोड़ा बुक का नाम बता दोगे फिर से? मैं एक सेकंड डाल आपको दिया है, ग्रुप में डाल दिया है, नहीं ग्रुप में डायरेक्टली बता फोटो भी देता हूँ। डाला है, पीडीएफ भी डाला हुआ है, चेक कर लीजिएगा जो भी पूछ हाँ रहे हैं ना। इस बुक को मैं बताता हूँ थोड़ा सा, आप लोग यदि कोई नए हैं तो उसको थोड़ा केयरफुली हैंडल कीजिएगा, अदरवाइज लॉस्ट हो जाएंगे। पहले आप अपने नोट्स को क्रैम कर लीजिए समझ के, उसके बाद यदि बुक पे जाइएगा तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होगा। अदरवाइज बिना नोट्स के बेसिक क्रैम किए और समझे गए तो आप लॉस्ट हो जाएंगे उस समुद्र में। तो थोड़ा ये कैपेबल हैं, वो ज़्यादा हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज नोवाइस लॉस्ट हो सकते हैं, इसको ध्यान या, रखिएगा। या बाकी सर आप चीज़ बहुत बढ़िया है। ऐसा कर सकते हैं कि जो अगर आप पढ़ रहे हैं अपने पास्ट ईयर पेपर्स में, सिर्फ वो टॉपिक उससे पढ़ लीजिए। वो भी एक तरीका हो सकता है टू, मतलब मिनिमाइज योर एफर्ट्स, वो भी कर सकते हैं। तो या बहुत ही उसमें अच्छा से, हाँ रहेगा। उसमें सर ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और योर स्टडी 8-10 चैप्टर को पिक आउट कर लीजिए और उसी को कभी पढ़ लीजिए बढ़िया से, जी जी सर, तसल्ली सही कह बख्श। रहे हैं।
अच्छा लेकिन सर एक अच्छा, आई सी सम मोर क्लैरिफिकेशन पीपल था हु, छोटा सा कि हाँ बोलो। कि आप बता रहे थे ना कि पॉल साइंस इज मोर स्टैटिक देन डायनेमिक, तो आप ये पार्ट बी के लिए स्पेसिफिकली बोल रहे थे क्या? नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है अब तो पूरा ही स्टैटिक है, क्योंकि जो इवन आईआर का पोर्शन भी है तो उसमें न्यूज नई नई आती रहती हैं कि भाई ये चीज हो गई दुनिया में, वो चीज हो गई दुनिया में। बट जो हमारी अप्रोच है किसी भी स्टेट को लेके, किसी भी इंटर स्टेट रिलेशंस को लेके या फिर इंस्टीट्यूशंस को लेके, वो वही अप्रोच है जो स्कॉलर्स ने बताया हुआ है। जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने उस किताब में पढ़ा था जो नीरजा गोपाल जयल वाली किताब है, कि इंडियन पॉलिटिक्स को आप 5 स्ट्रैंड्स से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 मिनट आप दीजिएगा तो मैं आपको बता देता हूँ वो 5 स्ट्रैंड्स क्या हैं। तो हाँ हाँ, गो अहेड सर। एक एनालिसिस तो ये बोलती है कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आए ही 1970 के बाद है। ठीक है, उसको कहते हैं वो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो उसके जो स्कॉलर्स होते हैं, मतलब वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से पढ़ते हैं पूरे पूरे पॉलिटिक्स को। तो उनका जो मेन स्टडी होता है वो होता है इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इनको वो पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी भी एक इंस्टीट्यूशन है। कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद पूरी देश की राजनीति जो है वो एक कभी कंसेंसस बिल्डिंग के अराउंड नहीं हो पाई, वो वायलेंस और सोशल क्लीवेजेस के अराउंड घूमती है, क्योंकि हमारे स्टेट की कैपेसिटी कम है और हमारी पॉलिटिकल पार्टी डिसइंटीग्रेटेड फैशन में फ्रैगमेंटेड है। तो एक फ्रेमवर्क उनका ये है। एक फ्रेमवर्क है मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क। तो ये जो इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं उनमें सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनलिस्ट है अतुल कोहली करके। तो अतुल कोहली, रुडोल्फ, ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं और बताते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम आई हुई है। इसमें आपके कंचन चंद्रा और वो सब उस किताब में दिया हुआ है, आप जब पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। एक दूसरा फ्रेमवर्क है वो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क है। वो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क ये बोलता है कि प्रॉब्लम, जो इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पूरी की पूरी क्लास स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। कि इंडिया की जो क्लास स्ट्रक्चर है ना वो कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर्स नहीं है, वो कैपिटलिस्ट है, उसमें एक हेट्रोजीनियस क्लास है। वो हेट्रोजीनियस क्लास कौन है जो देश को चला रही है? वो 3 क्लासेस वो कहते हैं, एक कॉर्पोरेट है, एक रिच पेजेंट्स हैं और एक ब्यूरोक्रेसी और प्रोफेशनल क्लास है। तो ये तीनों क्लास अपने में लड़ाई करती हैं और जिस समय जहां भी इक्विलिब्रियम होता है वहां पे वैसे देश की राजनीति उस हिसाब से चलती है। तो ये उनका एक मानना है कि कैसे एनालाइज किया जा सकता है। एक तीसरा मानना है फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट, फ्री मार्केट प्रो डेमोक्रेसी फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट का, जैसे जगदीश भागवती हो गए, आशुतोष वार्ष्णेय हो गए। तो ये कहते हैं कि इंडिया की राजनीति की सारी प्रॉब्लम जो है वो इसलिए आई है क्योंकि हमने जो है डेमोक्रेसी को पहले ला दिया और इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले नहीं लाया। तो उससे हुआ क्या है कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट आ चुका है। हर सेक्शन के हर एक कम्युनिटी का एक एलिट है जो कि डेमोक्रेसी को आगे बढ़ने में रोकता है। जैसे अगर आप पेजेंट्स में देखें तो रिच पेजेंट्स हो गए, वो रोकता है। हर एक कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं। जैसे उन्होंने यही बात रिपीटेडली कही है कि इंडिया की प्रॉब्लम है टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। जो आपने अमिताभ कांत को सुना होगा, वो बोल रहा था टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज इंडियाज प्रॉब्लम। वो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, वो अपने आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से सोच रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। उनके मतलबा ये है कि आप पहले डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहिए, आपको पहले इंडस्ट्रियलाइज करना चाहिए। जब तक इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी, मिडिल क्लास नहीं आ पाएगा, तब तक एनलाइटेंड सिटीजनरी नहीं बन रहेगी और जब तक आपकी डेमोक्रेसी जो होगी सब पार ही रहेगी। इसीलिए आप इतना वायलेंस देखेंगे, कास्टिज्म देखेंगे, कम्युनलिज्म देखेंगे, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी ही इतने रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर पा रही है तो आप बांटेंगे क्या, और जब बांटेंगे नहीं तो सभी लोग लड़ाई करते रहेंगे। तो ये 3 ब्रॉड फ्रेमवर्क थे और एक चौथा फ्रेमवर्क है जो कहता है कि, इनको कहते हैं कि दे आर दोज पीपल हु थिंक कि इंडिया की जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है वो इंडिया की जो टॉप डाउन आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसके कारण आई हुई है। उनको वो कहते हैं, उनका नाम जो होता है उनको कहते हैं सबॉल्टन ग्रामसियंस, ऐसा करके उनको एक ग्रुप में बांटता है। उनका नाम है ये आपका वंदना शिवा हो गई, या फिर ये आशीष नंदी हो गए, या फिर आपके ये हो गए, क्या नाम है इनका, सुदीप्तो कविराज, पार्थ चैटर्जी। तो ये क्या कहते हैं कि इंडिया की जो भी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, जो सेक्युलरिज्म है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, जो सोशलिज्म है, ये हाईली एक्सक्लूजनरी है। मतलब ये टॉप डाउन है, ये कोई बिना डिबेट डिस्कशन के आई हुई है। इसीलिए क्या है कि एलिट्स इस पे विश्वास रखते हैं, लेकिन इंडिया की जनमानस जो मासेस हैं वो इस पे विश्वास कभी नहीं रख पाती हैं। इसीलिए ये जो कॉन्टेस्टेशंस हो रहे हैं,
ये हमेशा कंटेस्ट होते रह रहे हैं। हम हर साल कोई ना कोई सेक्युलरिज्म पे डिबेट होगा, सोशलिज्म तो हम भूल चुके हैं क्या होती है। किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इंडिया का। क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? क्योंकि कभी भी एलिट्स ने उस फ्रेमवर्क को टॉप डाउन वायलेंट वे में लाया। जैसे कि इंदिरा गांधी ने जब सोशलिज्म लाया तो नेशनलाइज कर दिया, लोगों की जमीनें ले ली, कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं किया। हाँ बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई थिंक थोड़ा ज्यादा डीप जा रहा है, थोड़ा ज्यादा डीप हो रहा है। तो हाँ, अभी के लिए आई थिंक यही 5 फ्रेमवर्क है। आप उस पूरे बुक में वही चीज दी हुई है और आप हर क्वेश्चन को उसी से देख सकते हैं। जहां भी आपको मिले कोई कॉन्सेप्ट, आप इन 5 फ्रेमवर्क से एनालाइज कर सकते हैं और वो बुक उसी चीज के लिए मुझे ऐसा लगता है। बेसिकली आप जो ये कहना चाह रहे हो ना कि करंट अफेयर्स का इतना ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, इवन इफ यू लाइक स्किप और प्रोबेबली जस्ट स्किम थ्रू द करंट अफेयर्स, अगर आपका स्टैटिक अच्छा है, अगर आपके ये डायमेंशंस अच्छे हैं, देन वी कैन राइट ऑल दिस। फ्रेमवर्क्स अच्छे हैं तो आप कोई भी चीज को एनालाइज करते हो। जैसे फार्मर्स मूवमेंट एनालाइज कर सकते हो, कोई भी चीज को एनालाइज कर सकते हो। यू डोंट हैव टू रीड टू मच ऑफ न्यूज़पेपर। वो मैं पहले वही काम करता था, न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ता था और फ्रेमवर्क्स नहीं थे, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता था आंसर लिखना कि आप लिखोगे। ऑनेस्टली मुझे भी इवन आईआर में भी मुझे भी यही लग रहा है, पता है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर 4-5 साल के कंटेम्प्रेरी अफेयर्स क्लियर है ना, तो आईआर को टैकल करने के लिए हर दिन का न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट मैनेजेबल है। सर ये ऐसे है, सर ऐसे है, ये प्रिपरेशन में जो हमारा इवोल्यूशन होता है, तो जिस दिन सेल्वेशन होता है उस दिन यही होता है कि इट इज मोर स्टैटिक देन डायनेमिक। जब तक उल्टा फीलिंग है कि ये डायनेमिक है, समझ लीजिए आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपको चीजें याद नहीं है, और हर चीज को या जो भी टॉपिक्स है उसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क में आप पुट नहीं कर पा रहे। इंडो रशिया उसके लिए अलग फ्रेमवर्क है, एक बार सेट हो गया करंट तो एक न्यूज एक फैक्ट बन जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं। विजिट हुआ तो हुआ, वो फ्रेमवर्क में सूट कर जाएगा। एग्जैक्टली आप बहुत ही सही बात कर रहे हैं। ये मेरे साथ पहले होता था, जब मैं नया नया प्रिपरेशन में था, मुझे लगता था कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज नोट करो। लेकिन अगर आप बेसिक चीजों को पढ़ लीजिए ना, तो इतना एफर्ट नहीं लगेगा उसी को बार बार रिवाइज करना है। वो बाद में जो टॉपर्स कहते हैं ना, मिनिमम सोर्सेज मल्टीपल रिविजन्स, वो मुझे बहुत ज्यादा बाद में समझ आया अपनी प्रिपरेशन। ओके, ऑल राइट। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने मेंस दिया हुआ है, लेट अस हियर देयर एक्सपीरियंसेस। वुड एनीबडी लाइक टू ओपन अप एंड शेयर? आई कैन सी सचिन है, बाकी कौन कौन है? अभी मैकेवली है जो आपने पहले दिया था, विशाल शायद आए थे, चले गए क्या? सुमित सर है, तो इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग प्लीज ओपन अप यार, मतलब बोल दो पेपर 1 के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपका कैसा अनुभव रहा? यार हम अलग आए हुए हैं, मात्र 4% बैटरी है, मैं तो डाउन होने वाला है। अच्छा, देखो मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मुझे जो लगा ना कि पेपर तो ठीक ही था, जैसा हर साल होता है वैसा ही था, नथिंग डिफरेंट इन दैट। एक चीज है कि पेपर ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा इजी लग रहा था, बट राइटिंग द पेपर वाज नॉट दैट इजी। तो वो इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट फॉर मी इट हैपेंड। पर्टिकुलरली पेपर, बोथ पेपर मैं कहूंगा, पेपर 1, 2 तो अदर सिंपल मुझे लगा। पेपर 1 थोड़ा सा है ना कि राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लाइक आईजीपी के कुछ क्वेश्चन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो 3 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन पे डायरेक्ट पूछ रखा था। जनरली वी प्रिपेयर 2-3 स्कॉलर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर देयर वाज अ फियर टू रिपीट द स्कॉलर, तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे चेंज करके somehow I managed. And second thing is regarding optional or even for any paper, I feel study knowledge, these things are fine. A minimum of it is required, but more than that it is management of the content and performance on the last day. Because no matter आपको कितना भी knowledge पता हो, वहां पे होता है ना कि there is so much of content, आप जितने भी पूरे साल का पढ़े हो, you have to reproduce that in 6 hours. और वहां पे जो हमें पता भी हो ना, it becomes difficult to quote because of time crunch, और इतने 19 questions you have to attempt, और इतने varied questions होते हैं। तो I think कि writing more and more papers, full length papers, just like UPSC paper, आप अगर first timer हो तो it's good enough, you write sectional papers, but once you have reached a threshold, thereafter it is always better to do a full length paper जिसमें 19 questions हो at least, और 3 hours में writing it
in 3 hours, not even taking 2 minutes extra, because वो हमारा habit हो जाता है if we are taking 10 to 15 minutes extra, तो it deteriorates our content a lot on final day. क्योंकि हर question में हमें 2-3 मिनट को प्रॉब्लम हो जाएगा, तो somehow we'll write one scholar, or even if we write, we are not able to contextualize it in a proper manner. तो मेरा तो यही learning है और मेरा यही experience है. If somebody differ from it और उनको लगता है कुछ और, तो we can discuss on that, because that will enlighten most of us. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? I have one thing to share. एक सीनियर प्लेयर है, मतलब वो चौथा अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उनका एक अलग विजडम था जो वो बता रहे थे, जो अभी कोई थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, मैम के यहाँ से पढ़ने के बाद वो इंटरलिंकेज वाला प्रॉब्लम था। उन्होंने एक सोर्स फॉलो किया था, डॉक्टर पीयूष चौबे का जीएस कोर में पहले होता था, पीएसआईआर एडवांस। अब हालांकि वो डॉक्टर पीयूष चौबे ही अनअकैडमी में चले गए हैं, तो अगर आप लोगों में से किसी को वो पीयूष चौबे वाले के बारे में कोई रिव्यू हो, या फिर मतलब कि हाँ वो कितना हेल्पफुल है या फिर नहीं अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है, मतलब डॉक्टर पीयूष चौबे के वो करंट लिंकिंग वाले पार्ट, क्योंकि वो मतलब अपने यूट्यूब वीडियोस में भी एक्सप्लिसिटली बोलते रहते हैं कि 1B और 2B ज्यादा मार्क्स फेच करता है कंपैरेटिव टू 1A एंड 2A। अब पता नहीं वो ये कहाँ से देखकर बताते हैं कि मतलब ऐसा तो किसी को पता नहीं चलता है कि 1B और 2B वाला ज्यादा मार्क्स फेच कर लेता है। ये चीज बात ये है ना कि यदि आप 1B और 2B लिखते हो तो आपका 50 मार्क्स जो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने 8वां लिखा ना, तो ये इनका कंपैरिजन बहुत कम होगा इनके आंसर्स का, और ये स्टैंड आउट करेंगे, पहले से ही इनको प्रिपेयर्ड है ना, तो अच्छा मार्क्स मिलता है। और जैसे मैंने 7th किया है, तो उसको ना उसमें बहुत लोगों ने किया होगा, तो उसमें कंपेरिजन आएगा अच्छे खासे लेवल पे, वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट है। तो मैम से भी यदि कोई पूछता है ना कि किसको करूं, तो उनका इशारा सबटली होता है कि सेकंड पेपर सेक्शन करना चाहिए, लेकिन बेस्ट वे फॉरवर्ड ये आ जाता है कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग सेकंड सेक्शन मत कीजिए। यदि आपका एसआर के जैसा सर के जैसा प्रिपरेशन है तो बेस्ट बढ़िया थिंग है, अदरवाइज आपका रेशनल ऑप्टिमम चॉइस तो यही है कि आप इधर ही रह जाओ। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लिंकिंग की बात है तो आपको प्रैक्टिस से आएगा, डिस्कशन के समय लिंकिंग से आएगा। थर्ड थिंग है कि यदि आपका सिलेबस चारों सेक्शंस आपको फिंगर टिप्स पे बाय हार्ट है तो इंटरलिंकिंग होगा। यदि आपके पास मेमोरी में ही नहीं है तो किस चीज को लिंक करेंगे आप? देखो मेरा इसमें क्या मानना है ना कि किस सेक्शन से क्वेश्चन लेना चाहिए, तो माय ओपिनियन इज लिटिल बिट डिफरेंट, बिकॉज आई बिलीव इज दैट व्हाट मैटर्स इज हाउ वेल यू नो दैट क्वेश्चन, rather than आप कहाँ से पिक करते हो, it hardly matters, because if you write good answers, तो it does not matter from which section or which question you pick up. If you have written good answers, you'll get good marks. और वो कंपैरेटिव वाला ना एस्से में भी चलता है कि जो टॉपिक सब लिख रहे हैं अगर हम भी लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं आएगा। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिथ ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ऐसा एग्जामिनर के हमें लगता है ना कि हम जो रेयर टॉपिक ले रहे हैं, बट इफ यू एनालाइज इट ऑन अ लार्जर कैनवस ना, अगर हम डेटा को देखें, जैसे कुछ ग्रुप है, सीएसई अपडेट्स करके एक ग्रुप है, तो उसमें आप देखना कि एसए का ना लगभग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अदरवाइज हर टॉपिक पे लगभग उतना ही कैंडिडेट लिखते हैं। तो वो हमारा ऑप्शनल बायस हो ना, तो हम सोचते हैं कि हमारा ऑप्शनल वाले 2-3 फ्रेंड ने उस पे लिखा है तो सब उसी पे लिखेंगे, बट हार्डली इट मैटर्स। तो ये कोई नहीं है। और यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा कंटेंट नहीं के साथ होता। चीज कर पा रहे हो तो वो लिखो आप। नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो चेकिंग होती है ना, ये कॉम्पिटिटिव चेकिंग होती है, एकेडमिक चेकिंग नहीं होती है। तो आपके जो चेकिंग होगी, आपके क्वेश्चंस की आंसर्स की जो चेकिंग होती है वो दूसरे लोगों के साथ होती है। तो ये फैक्टर आता है यहाँ पे, स्टैंड अलोन चेकिंग नहीं होती है यहाँ पे। ये यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में भी बताया था। तो वो जो क्या कहते हैं, बाकी मार्किंग होती है, ऊपर नीचे नंबर जाते हैं, वो आपके कंपटीशन के हिसाब से ऊपर नीचे जाते हैं, बाकी लोगों ने कैसा लिखा है। तो ये एकेडमिक चेकिंग ये नहीं बात है। मैंने मान लिया, ये कैसे पॉसिबल है
इतने कैंडिडेट है 9 to 10,000 उसको Actually, I would डिफरेंट agree with डिफरेंट Sachin एग्जामिनर्स because लिखते हैं। actually I would agree with Sachin. Whatever he's saying, that is more logical because it depends upon how much comfortable you are in that particular question rather than how many people are attempting. Because comparing such a large scale is just not possible. I think नहीं नहीं, ज्यादा मतलब लार्ज it स्केल might थोड़ा be ना a myth होता which है has been generated over a period of time. भाई, ज्यादा लार्ज स्केल अरे थोड़ा ना भाई होता है। फिर अभी आप भी यार देखो, मतलब आप मेंस का देखो, मेंस में पीएसआईआर में कितने बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, बताओ आप, एक अंदाजा फिर भी। नहीं नहीं 1000 फिर भी बच्चे अराउंड मैक्सिमम। 1000 तो होंगे ना 1000 होंगे, बट मैक्स टू मैक्स 1000 होंगे। यस यस 1000 होंगे बट द क्वेश्चन इज हाउ यू विल एसेस की मतलब कि अगर 500 लड़कों ने एक क्वेश्चन लिख दिया तो देन हाउ यू विल कम टू नो कि हु हैज रिटन द बेटर आंसर हाउ यू आर गोइंग टू हाँ, अवार्ड द मार्क्स वो यू कैन वो नॉट आप से अगर दैट कि उसकी, यू विल अरे गिव यूपीएससी की 0.5 आप मार्क्स एक्स्ट्रा। चेकिंग, भाई यूपीएससी की अगर आप चेकिंग जो वो करते हैं, जो उन्होंने किसी एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, तो वहां पे पूरी उन्होंने बताया था कि वो चेकिंग कैसे करते हैं, तो आप वो पढ़ना। भाई तो उसमें उन्होंने लिखा है कई बार, उसमें आई बताया है विल कि एक्सप्लेन कॉपी कॉपी एक नहीं बार चेक नहीं उसमें होती है, कॉपी 2-3 बार चेक होती है, फिर चेकिंग उनमें ऐसे होती फैक्टर लगता है। है, बिल्कुल बिल्कुल, मार्क्स कॉपी प्लस 2-3 माइनस बार नहीं होते चेक हैं। नहीं होती है यार और वैसे मार्क्स नहीं कई होता बार भाई कम भी हो जाते हैं, मतलब वो अच्छा कंपेयर 1 करते सेकंड, हैं ये नहीं आई चीजें। नहीं रिक्वेस्ट उसका एवरीवन उसका कि चेकिंग का सिस्टम जब ये आप है नहीं बोल रहे हो तो अपना माइक को म्यूट कर लो। देयर इज एन इको बिकॉज ऑफ कीपिंग द माइक ऑन। जब आप नहीं बोल रहे तो माइक को म्यूट कर लो, ठीक है? शांक भाई आपका म्यूट नहीं है। चलो एक और चीज मतलब जो We ओके should not रिलेट get into this debate. No, we can have our different opinions. ये debate कोई काम का नहीं है। हमें 2 करेक्ट ओपिनियन करेक्ट मिल गया। We will take जो जिसको जो अच्छा लगता है वो ले लो। इसमें एक और ऑब्वियसली चीज मैं ऑब्वियसली आप बोलना चाहूंगा जीएस, मैं ये कि नहीं बोल रहा कि आप जीएस का लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे सेक्शन बी में, बट ऑब्वियसली आपको एक लेवल का लिखना है, बट वो चीज भी कंपेटिटिव चेकिंग भी मैटर करती है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है आपकी कोई जो अटेम्प्ट नहीं कर रहा तो आप उसमें कुछ भी रद्दी लिखाओगे तो नंबर मिल जाएंगे। एक लेवल का तो ऑब्वियसली आपको लिखना ही है। एक चीज ठीक मुझे है ठीक है, नोटिस पॉइंट्स टेकन, आगे ठीक बढ़ते है, हैं अपन। points taken मतलब मैं ग्रिशम जस्ट एक सर फैक्ट एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कि करना चाहता हूँ कि मैंने 2 महीने के अंदर लगभग उनको रिजल्ट देना होता है और उसमें से दिन तो मुझे टेबुलेशन वगैरह करने में लगते होंगे, लास्ट में पहले 10 दिन तो कोड वर्ड वगैरह डालने में लगते हैं। यानी इफेक्टिवली उनके पास 30 से 40 दिन का टाइम होता है। उनके पास 9 स्टूडेंट का 91,000 पेपर्स चेक करना होता है। ये पॉसिबल है कि वो 2-3 बार चेक करे? कुछ नहीं वो पॉसिबल है। अगर ऐसा रहता ना तो आरटीआई कॉपी यूपीएससी, ये सारे भाई मिथ तभी है तो मुझे यूपीएससी आरटीआई पे कॉपीज देता नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस होते हैं, मार्क्स ऊपर नीचे जाते हैं, तभी तो आरटीआई में निकालता नहीं है। किसी बच्चे के पहले ज्यादा आ रहे होते हैं फिर अरे कम हो जाते ठीक हैं। है, आई थिंक वी शुड मूव ऑन। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। अपन अभी P2 करना है। एसआर के प्लीज मेक योर मेरा पॉइंट। मेरा मैं ये मेरा कहना लास्ट चाह रहा हूँ क्वेश्चन कि एक मैडम का मैंने कॉपी देखा था। उनका नाम तृप्ति है शायद, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लाए थे 330 कुछ ऐसे। तो एक ट्रेंड मुझे ये पता चला था उनकी कॉपीज देखने के बाद कि आप वो क्या करती थी शुरुआत में, शी यूज टू हिट डायरेक्टली टेल अबाउट द क्वेश्चन, बीच में वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल जो भी व्यू पॉइंट स्कॉलर के होते थे सब कुछ लिखती थी, बट एंड में शी यूज टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट डेमोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, हर चीज के बारे में बहुत पॉजिटिव एंड करती थी। तो एक थीम मैंने उनके उसमें से देखा था। तो अगर आपको इंप्रेशन ही बनाना है तो आप इस तरह के फ्रेमवर्क से भी कर सकते हैं, अपना आंसर यूज कर सकते हैं कि आपने सॉलर्स के जो भी क्रिटिकल व्यूज है मिडिल में डालिए, लेकिन एंड में हमेशा आप होप दिखाइए कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने इंडिया के जो पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी थे उनमें से वन ऑफ द शाइनिंग स्टार्स है। किसी और कंट्री का इलेक्शन कमीशन ने इस तरह से वर्क नहीं किया जहां हमारा ने किया हुआ है। तो और उन्होंने एक बार बहुत मस्त एक डाल दिया था, इसीलिए जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उसमें एक वोटर, कुछ ऐसे वोटर थे जिन्होंने कहा था हम सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही वोट डालेंगे, हम किसी नेता को वोट नहीं डालेंगे। तो ऐसा सिर्फ इंडियन डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। तो वो जो गंगो होने वाली बात होती है वो भी आपको काफी अच्छे नंबर फेच करा सकती है। ठीक है, वेरी नाइस पॉइंट। अच्छा अमरेंद्र, यू वांटेड टू मेक सम पॉइंट, प्लीज गो अहेड। बाकी लोग म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अमरेंद्र, यू वांट टू से समथिंग? एनी पेपर 1 के बारे में क्या चेंजेस कर सकते हैं स्ट्रैटेजी में?
Any final remarks anybody wants to say? ठीक है, पेपर 2 पे चलते हैं फिर। सर इसके पहले मेरा एक क्वेश्चन है सर, मुझे ऑप्शनल चूज करने में थोड़ी डाउट है सर, अगर ये सही टाइम है बताने के लिए तो अगर बता सके आप तो। पूछो यार। PSIR लूं या फिर केमिस्ट्री? मतलब PSI में मेरे को पता है अरे ओवरलैप बहुत यार, ज्यादा है, ये सब है। आज ये सेशन नहीं, रुको, आई मीन ये सेशन अभी PSIR के बारे में है, एंड ये सेशन सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम को हम एनालाइज कर रहे हैं, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है? अभी अपन पेपर 2 का डिस्कस करते हैं फॉर नाउ। दशरथ सर, यू वांट टू स्टार्ट? I don't have anything to say. ऐसा के नहीं, आई मीन यू कैन जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपको, आपने कैसे अटेम्प्ट किया, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे एंड हाउ वाज इट ओवरऑल? तो ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो वो तो स्क्रीन पे आ जाएगा, और ये फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर ले जाएंगे। मैं ये बताता हूँ कि जो थोड़ा सा गलती कहीं कहीं हो गया है वही बता देता हूँ, जो कि आप लोग ना करें अगली बार। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है, हर साल आता है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप साइन वन एंड फॉर डेमोक्रेसी है, तो ठीक है, हम इसलिए एक्चुअली डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन या उसका इम्पोर्टेंस शो करना था। मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस लॉस्ट इट रिलेवेंस, तो वो तो रिलेवेंस मार्क्सिस्ट तो खुद ना करेगा और नाइदर उसका अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अल्टरनेटिव मॉडल भी दिया है, तो रिलेवेंस शो करना था, क्योंकि उन्होंने लिखता है कि पोस्ट कोल्ड वार इरा में रिलेवेंस के रूप में, तो मुझे तो लगा कि ये नहीं किया है, और टाइम एंड अगेन रिलेवेंट हो जाता है इंटरनेशनल में, जब भी ट्रेड वार वगैरह ETC जो भी रहा वो सब रीजन लिखते हुए। फिर व्हाट मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर इट्स रिफॉर्म, मुझे याद ही नहीं आया कि रिफॉर्म भी हुआ इसमें, तो वेग टाइप का लिखा कि UNSC में लास्ट टाइम रिफॉर्म हुआ, इकोसॉक में लिखा, पता नहीं क्या लिखा, वो कचड़ा ही लिखा। फिर डिस्कस द 5 प्रोजेक्ट्स मेड बाय इंडिया द रिसेंट COP26, तो ये ठीक है, पंचामृत ये लिखा, और फिर मोदी जी का लिखा इंडिया, फिर साउथ कोऑपरेशन जो भी है, लेकिन इसको थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इसमें डाल नहीं पाया, टेक्निकल टर्म्स डाले। फिर 2A 2B तो न्यू रियलिज्म एंड बेसिक टेनेट्स, तो ये तो ठीक है, जो जा रहा था वो गया। फिर है कि इमरजेंस ऑफ न्यू, ये हो गया। फिर है इसमें B में इमरजेंस ऑफ 2B में है न्यू रियलिज्म हो गया। हाँ, ऊपर में जो पहला क्वेश्चन था 2A ना, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट वाज थॉट एज आइडेंटिटी इंटाइटी क्या है, एंड स्टूड आउटसाइड एन एबव सोसाइटी एंड ऑटोनोमस एजेंसी, तो ठीक है, पहले तो उन्होंने दिखाया, बाद में गुरनार जो भी है, पहले पोस्ट कॉलोनियल का ओरिजिन दिखाया कि पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद आया, डिकोलोनाइजेशन हुआ, ये सब आया। फिर उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल स्टेट हुआ, उसका फंक्शनिंग है, उसको स्टडी किया अफ्रीका में, फिर साउथ अमेरिका में, एशिया में। फिर उसको भारियस पर्सपेक्टिव से, लिबरल से, मार्क्सिस्ट में, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट, फिर वो वॉलरस्टीन वाला सिस्टम मॉडल, आंद्रे गुंडर फ्रैंक वाला कोर पेरिफेरी, ये सब फिर मार्क्सिस्ट वाला एनालिसिस है। लास्ट में हमजा अलवी और गुनार मेडल का जो भी था। अब यह है कि चूंकि इसको दिखाना था कि था इंटाइटी दैट आउटसाइड एंड एबव सोसाइटी, ठीक है, आउटसाइड सोसाइटी था क्योंकि इम्पोर्टेड इंस्टीट्यूशन था। फिर रोडोल्फ भी इंडिया में बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन, ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, तो बाद में रहा, लेकिन अब तो इंटीग्रेट हो रहा है। और हमारा स्ट्रक्चरेशन वाला थ्योरी भी बोलता है, जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलता है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कि सोसाइटी जैसे एज एन एनवायरनमेंट अफेक्ट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने स्ट्रक्चरेशन वाला आइडिया यूज हुआ कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, तो अब वो है कि इंटीग्रेट हो रहा है, ये सब दिखा है। फिर 2C में व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, रोल ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टिविटी जो भी है तो लिखा, और क्या। और इधर मैं छोड़ के भाग गया, इधर मुझे कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव उतने एग्जैक्टली रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन के कारण नहीं याद आ रहे थे। लैक ऑफ, इधर हमारे पास कंटेंट लैक ऑफ स्कॉलर्स था, तो मुझे मोदी जी, नेहरू जी और गुटेरेस, बान की मून से आगे कुछ याद ही नहीं आया पेपर 2 सेक्शन B में, तो यहाँ पर मेरा लैक किया अच्छा खासा।
तो ये शायद मार्क्स में अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसमें लुकिस्ट पॉलिसी का दिखाना है कि एक्टिस्ट पॉलिसी में जो आया 5A, तो उसमें कि उसका क्या मतलब स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है। तो ठीक है, चाइना है, वो है, ट्रेड है, ऑकस क्वाड जो भी है, इंडिया का इम्परेटिव है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो भी था। फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस में तो सिविलाइजेशनल वैल्यू है, बुद्धिस्ट है, इंडियन हिंदू ट्रेडिशन रहा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, हमारा स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव है, स्ट्रेटेजिक कल्चर भी रहा कौटिल्य वाला। WTO में इंडिया पोजिशन ठीक है, IPR का था, इशू था, साउथ अफ्रीका के साथ बोला था कि IPR से वेवर दो। इसमें कंटेंट अच्छा से नहीं था। क्वाड में ये तो लग रहा है मैं अपना वाला इवेल्यूएशन कर रहा हूँ, तो ठीक है, अबाउट ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड जो भी था, अफगानिस्तान, तालिबान टेक ओवर, तो ये सब क्वेश्चंस जो पेपर 2 के सेक्शन B में है वो आपको मोर ऑन द लाइन, अब आप गेस भी कर लोगे तो उसमें से आएगा। जो यदि इसमें नहीं आया ना तो वो GS2 में आ जाता है। और उन्होंने सर ने बोला था, SR के सर ने, कि डायनेमिक की जगह स्टेटिक है। तो ठीक है, क्वाड ये सब स्टेटिक डायनेमिक दिख रहा है, कोविड-19 में डायनेमिक दिख रहा है, लेकिन यदि आप WTO का बेसिक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क याद है, समझ रहे हो, तो ये कोविड-19 का सिर्फ 2-3 पॉइंट नया रहता है, सारा चीज वही रहता है, इसलिए स्टेटिक बोला जाता है। लेकिन प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, तब ये हाल आएगा, नहीं तो ये डायनेमिज्म में ही घूमते रहेंगे। ठीक है, बाकी लोग क्या एक्सपीरियंस है SR के? सचिन, शिवम, वो हाँ, मैंने भी मोस्टली जैसे दशरथ सर ने बताया कि क्वेश्चंस वैसे ही थे, जैसे मतलब कंटेंट आपका जितना है उसके हिसाब से ही आप लिख पाएंगे मोस्टली। तो मैंने इस बार थोड़ा सा, नॉर्मली तो मैं B ज्यादा अटेम्प्ट करता हूँ, बट इस बार मैंने 4 मतलब A पार्ट ज्यादा अटेम्प्ट किया था। क्यों? उसका रीजन ये था कि मतलब A में बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस दिख रहे थे मुझे A पार्ट में, थ्योरी ज्यादा आई हुई थी, और थ्योरी में भी मैंने ट्राई किया कि एग्जांपल्स जो भी करंट के चल रहे हैं वो सब डाल दिया। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है तो कैसे US चाइना के रिलेशंस में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो है वो आप कोल्ड वॉर जैसे रशिया के साथ हो रहा था वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में है कि अगर आप सिक्योरिटी डायलेमा भी है तो भी आप इकोनॉमिक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए आपके जो रिलेशन है बहुत डिफरेंट है। और ऐसे ही किया था, तो मुझे ये कंपैरेटिवली B वाला जो मतलब सेकंड पेपर है वो काफी पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी लगा था। पहले मतलब इसके जस्ट पहले 2019 में जैसा आता था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी लगा था, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे इसमें। पेपर ऐसे भी ऑब्जर्व हो रहा है कि आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन जैसे 2A पे ले जाइए, 2A पे इसको, खास करके यदि पेपर 1 का सेक्शन 1 को यदि अच्छे से प्रिपेयर तो 2A पे दिखाता है कि वो क्वेश्चन है, मतलब वो है दूसरे इसका है, पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसका मिंगलिंग है जो सेकेंड टॉपिक है ना कि स्टेट इन चेंज, डेवलपिंग सोसाइटी एंड डेवलप्ड सोसाइटी। दूसरा न्यू रियलिज्म जो इंटरनेशनल थ्योरी से है, उसमें से कोई एक थ्योरी हर साल आता है, ये आया हुआ है, मार्क्सिस्ट भी आया हुआ है। नेक्स्ट में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो है वो की कंसेप्ट वाले सिलेबस से है। 3A में जाते हैं तो सीधा वो इलेक्टोरल सिस्टम्स में है, वो भी वो टॉपिक है कि इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन डेवलपिंग सोसाइटी एंड डेवलप्ड सोसाइटी, वो टॉपिक से। ग्लोबलाइजेशन से एक क्वेश्चन है। उसके नेक्स्ट है, आगे जाइएगा इसको कीजिएगा, उसके नेक्स्ट आता है एकदम जैसे सिलेबस में है एग्जैक्टली हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो यदि वो अच्छे से प्रिपेयर रहेगा तो आप यहाँ से सब चूज कर सकते हैं 2 क्वेश्चन। जैसे 3C में है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो हेजेमोनी, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर वाला, ये डायरेक्ट सिलेबस में है। उसके बाद है कि मॉडर्नाइजेशन थेसिस जो है उसका एसपी हंटिंगटन का, वो पहले पार्ट से आया हुआ है। इंडिया वाला PDF खोल ले क्या? हाँ वो भी ठीक है, वो सही काम करेगा, सही बता रहे हैं। प्लीज ओपन दैट PDF, ओनली एज का PDF, वो ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक, कि लोग जो वैसे भी ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। तो अगेन यार, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो लोग मेंस दे के आए हैं, इफ यू हैव एनी रिफ्लेक्शंस, थॉट्स, जो भी इंट्रोस्पेक्शन लग रहा है यार ये करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो प्लीज ओपन अप। जो कुछ भी लग रहा है ना रिगार्डिंग वन ऑफ द questions, I would just like to understand what is the approach taken by the other aspirants related to the SDG. How do we
like how do we add the theories in such kind of question? Like एसडीजी के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, एसडीजी में हम क्या इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं? उस क्वेश्चन पे आ सकते हैं क्या एक बार? क्वेश्चन सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, दिखाएंगे उसको लास्ट का, यस सेकंड एट्थ का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मेरे पास लास्ट में क्वेश्चन बचा था एक्चुअली। हाँ, ये डिस्कस द एसडीजी गोल्स है ना, सेट बाय यूनाइटेड नेशंस। तो यदि आप गोल्स को डिस्कस करेंगे ना, तो इसमें मुझे लगता है कि ऐसे जाना था जैसे मैम अप्रोच कराती रहती हैं कि आप बताओ कि यूनाइटेड नेशंस कैसे आया। तो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का है, यूनाइटेड नेशंस इन द वेक ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वार आया, रिकंस्ट्रक्शन के लिए आया, और इसका लर्निंग था लीग ऑफ नेशंस को रेक्टिफाई किया, यूएनएससी लाया। ठीक है, फिर है कि कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं कि क्यों लाया, कि मतलब स्कॉर्ज मतलब कि हेवन नहीं बनाना था, लेकिन वो स्कॉर्ज ऑफ वार से बचाना था इसको। फिर थर्ड है कि आप देखेंगे कि हमारा वर्किंग में बहुत जगह फेलुअर रहा, लेकिन कुछ शाइनिंग एग्जांपल्स रहे, जैसे थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ, फेलुअर का भी 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया एग्जांपल रहा इनका ह्यूमन राइट्स में, और जैसे ह्यूमन इंटरवेंशन में, ह्यूमन डेवलपमेंट में। अब उसमें दिखाते हैं कि एसडीजी जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का एक लॉजिकल क्या बोलते हैं एक्सटेंशन है, वो दिखाया। फिर एसडीजी को इनलिस्ट किया। अब चूंकि अब हमारे पास ना थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव था, ना ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स था, तो हमने एसडीजी का लिस्ट ही लिख दिया पूरा 17। फिर उसके बाद लिखा कि कंक्लूड करते करते लिखा ऐसे, पेनल्टीमेट में ये लिखा कि यदि ये अचीव हो जाता है तो अर्थ वुड बी रियली हेवन टू लिव इन, और नहीं अचीव होता है तो बान की मून का एक स्टेटमेंट याद आया कि देयर इज नो प्लान, देयर कांट बी प्लान बी बिकॉज देयर इज नो प्लेनेट बी। और लास्ट में इंडिया का दिया कि डीजी को इंडिया नीति आयोग कोऑर्डिनेट कर रही है, एंड वी आर मॉनिटरिंग टारगेट। एक टारगेट मॉनिटरिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड बेसिस पे भी होता है, ये सभी देखते हैं। एंड चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड, एसडीजी मोर रिलीवेंट हो जाता है। ये सब लिख के भाग गया, तो इससे ज्यादा मुझे आया नहीं। सर आई विश टू ऐड वन थिंग ऑन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन एसडीजी वाले में, कि मैंने कल सोचा लिखते वक्त, वह जैसे एसडीजी के सारे 17 के 17 बाय हार्ट होते हैं ऑलमोस्ट लोगों को। तो जैसे जेंडर इक्वालिटी एसडीजी 5 है, तो फिर मैंने उसमें लाया कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव डाल देता, कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करता हुआ एसडीजी 5 है। सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव को दिखाते हुए कि मतलब जैसे जीरो हंगर की बात करते हैं, स्टेट इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो ये मैंने कल सोचा था कि जीरो पॉवर्टी की बात करते हैं। और हाँ, ये भी सही कह रहे, एक पैराग्राफ में ये भी जा सकता है, सही बता रहे हैं, बढ़िया इनोवेशन आपने बताया, एक पैराग्राफ इट कैन बी देयर। तो ये कल रात को जब मैं आंसर बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को लगा कि सारे के सारे एसडीजी को अगर किसी ना किसी थ्योरी के साथ लिंक कर करके बताया जाए, तो जैसे क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर कोई बोला, ठीक है, उसके बाद फिर एक मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है कि कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस के रिगार्डिंग हम लोग कुछ पढ़े थे, शायद हेबरमास की एक थ्योरी थी, जिसमें वो बोलते हैं कि देयर इज नो रीजन कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इतना पैसा रखोगे, मतलब कि कैपिटलिस्ट जानबूझ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऐसा हाई फीस वाला रखते हैं ताकि वो इलाइटिस्ट ही रहे, मैनेजरियल क्लास, मिथ ऑफ मैनेजरियल रिवॉल्यूशन से लिंक करके। मतलब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां मैं घर में बैठ के सब सोच रहा था, इसलिए मैं बस पूछ रहा हूँ कि ये एग्जाम में तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा क्लिक ना करे, बट मैंने ये लिंक सोचा था कि हाँ ऐसा हो सकता है। सर आपको ना एग्जाम में दोनों चीज होता है, कई बार अच्छी चीजें भूल जाओगे और ऑल ऑफ सडन उससे भी अच्छी चीजें याद आ जाती है और आप लगते हो वाओ, तो डोंट थिंक कि घर में याद आता, वहां भी याद आता है। ओके सर, बस यही पूछना था कि ये लिंक करके, मतलब अगर अपने पास अगर फंक्शनल नॉलेज है, थोड़ा अवेयरनेस के साथ है, तो फिर मतलब डायनामिक पार्ट को ऐसे स्टैटिक, जैसे आप लोग कब से बोल रहे हैं कि स्टैटिक ही है वो, बस लगता तो मैं डायनामिक है, तो फिर वो मुझे लगा कि हाँ ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर कि ये जरूर डायनामिक का पार्ट है, मगर आप स्टैटिक थ्योरी से लिंक करें तो इन सभी की इंट्रिंसिक मोटिवेशन या एसेंस जो है वो किसी ना किसी थ्योरी से निकाली हुई है। इको फेमिनिज्म के बारे में डालेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन के लिए भी तो कितना ज्यादा यूज हो रहा है इसमें। इस आप इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा, तो ये जो एसडीजी वाला क्वेश्चन है ये कम से कम 2-3 साल से रिपीट हो रहा है, मतलब कहीं ना किसी फॉर्म से एसडीजी वो पूछना चाह रहे हैं। तो अगर इससे थोड़ा सा बेसिक बुक्स में जो दिया हुआ है मैं बता देता हूँ कि उन्होंने इसको कैसे समझाया हुआ है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि यूएन का, जैसा आप पूछ रहे थे कि इसमें थ्योरीज क्या डाल सके, तो उन्होंने क्लियरली वो थ्योरीज दी हुई हैं कि क्या डाल सकते हैं। तो वो बताते थे कि यूनाइटेड नेशंस का 1990 के पहले तक जो एजेंडा था, मतलब डेवलपमेंटल गोल्स आए ही 1970s के बाद से हैं। तो
और अगर आप देखोगे उस समय जो डोमिनेंट थीम थी वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थी, कि आप जो है मिमिक करो वेस्ट को, कि अगर आपको डेवलप करना है इसका मतलब ये है कि आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेस जनरेट करने हैं, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू ही जनरेट की जा सकती है। उसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स व्यू ऑफ डेवलपमेंट, की वो ऑर्थोडॉक्स व्यू है, वही जो न्यू लिबरल व्यू ऑफ डेवलपमेंट है, कि पॉवर्टी इज लिंक्ड विद मटेरियल रिसोर्सेस। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा इकोनॉमी को वो करोगे उतना ज्यादा आप वो करोगे। लेकिन जो दूसरा जो व्यू है जिसमें आपने जो बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है कि फेमिनाइजेशन और ये सब लेजिटिमेसी क्राइसिस और ये सब जो भी है, उसका एक ब्रॉडर थ्योरी ही है जिसको वो कहते हैं, उसको कहते हैं क्रिटिकल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। वो ये कहता है कि डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि आपका इंडिजिनस ग्रुप्स को खुद राइट हो डिसाइड करने का कि क्या डेवलपमेंट है। तो इंडिया के ट्राइबल्स को अगर लगता है कि वो अपने डेवलपमेंट मतलब अपने फॉरेस्ट के साथ सही से रहते हैं, तो वो उनके लिए डेवलपमेंट है। ठीक है, तो क्रिटिकल व्यू ऑफ डेवलपमेंट यही कहता है कि एक्सेस टू कल्चरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड कम्युनिटी रिसोर्सेस, इंडिजिनियस ग्रोथ, ये सब सेल्फ डिटर्मिनेशन, डेमोक्रेसी, ये सब होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स में आनी चाहिए, तभी वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिसेस ऑफ द सोसाइटी से काफी लिंक्ड होता है। तो ये चीज आप लिख सकते हो। और प्लस ये दो मेजर थ्योरीज है डेवलपमेंट को लेके, एक जो रिसोर्स ओरिएंटेड है, न्यू लिबरल है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से लिंक कर सकते हो, और जो दूसरी है वो क्रिटिकल है, जहां पे आपका न्यू मार्क्सिस्ट और ये सब मिला के जो निचोड़ है वो यही कहते हैं कि आप जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कम्युनिटी रिसोर्सेस को एक्सेस, स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये सब के एक्सेस को ही डेवलपमेंट कह सकते हैं। ये रिसोर्सेज जनरेट करने की जरूरत नहीं है, और यही पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज और एसडीजी में रिफ्लेक्ट करता है, जहां आप देखोगे कि आप रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करो और फिर ग्रो करो, ना कि ब्लेटेंट ग्रो करने के बारे में सोचो। और प्लस आप उसमें दो एंगल ऐसा डाल सकते हो कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स थे वो उसके पहले एमडीजी गोल्स थे, तो एमडीजी गोल्स मोस्टली जो है न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव वाले ज्यादा थे, और अब जो गोल्स आ रहे हैं वो क्रिटिकल व्यू वाले ज्यादा आ रहे हैं। तो ये दोनों ही मैंने बेलीज एंड स्मिथ में पढ़ा था। अगर किसी को रेफर करना है डेवलपमेंट के बारे में, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, शायद 21st 3rd यूनिट में उसके दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है उन्होंने। शानदार एनालिसिस है आपका। यार बुक्स पढ़ने का डिफरेंस दिख ही जाता है क्लियरली। अलग ही लेवल पे चल रहा है। चलो, एनी अदर कमेंट्स एनीबडी वांट्स टू मेक अबाउट पेपर 2? शिवम सर, सचिन सर, ओ, और किसी ने मेंस दिया हो? प्रशांत सर है ऑफ। कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर 2 का? नीचे, ग्रामसी, यार कितने बड़े बड़े लोग आए आज। एक्चुअली वो इसलिए नहीं बोल रहे ना कि बोलेंगे तो हमारा सिलेबस बढ़ जाएगा। सो मेनी स्टेट की बात नहीं है। मुझे जहां तक ये समझ में आया 2019 और 20 से पेपर 2 थोड़ा सा इजियर साइड पे था, और पेपर 1 19 और 20 से थोड़ा सा टफर साइड पे था, क्योंकि पेपर 2 में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा डायरेक्ट थे। और पिछली बार अगर हम देखें तो पहले यूएनएससी रेजोल्यूशन डायरेक्टली पूछ लेते थे, 1325 वुमेन के लिए क्या है, आईटीसी पूछ लेते थे पूरा डायरेक्टली 20 नंबर में, या फिर जो भी यूएनएफसीसीसी के फंडिंग मैकेनिज्म से सारे एक साथ पूछ लिया कलेक्टिवली। तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता था कि हम लोग सोचते थे कि ये तो नहीं करना, तो उससे हमारे चॉइसेस कम हो जाते थे। इस बार लोगों के पास चॉइसेस थे कि वो सारे क्वेश्चन आते हैं लगभग, उसमें से क्या चॉइस उनको ज्यादा सुटेबल आ रहा है, ज्यादा अच्छा क्या लिख पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखना था। और पहले ये था कि आता ही कम है, कि एक सेक्शन में एक एक क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, तो उसको जबरदस्ती बना के लिखना था। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीज करना चाहिए जहां तक पेपर 2 की बात है। और जो इसके क्वेश्चन भी थे वो भी रिलेटिवली इजियर साइड पे थे। जो कंपलसरी वाले क्वेश्चन थे पेपर 2 में, वो भी रिलेटिवली इजियर साइड पे ही आए थे, अगर लास्ट ईयर से 2 साल से कंपेयर करें तो आई थिंक अगर किसी को रिलेटिवली किसी क्वेश्चन में और कुछ डिस्कस करना है तो कर सकता है। अच्छा, एक चीज, ओनली एस का जो एनालिसिस है ना,
उन्होंने कुछ 1-2 पेज में लिखा हुआ है शॉर्ट में, वो पढ़ लेते एक बार, है ना? सिर्फ एनालिसिस जो उन्होंने दिया है वो पढ़ लेते इसके पहले मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशांत सर के 140 प्लस आए हुए हैं 2 साल से लगातार पेपर ए में, तो वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि क्या तरीका है टू स्कोर हाई मार्क्स इन बोथ द पेपर्स। बताइए सर। पेपर 1 में अच्छे मार्क्स रहे, पेपर 2 में एवरेज ही रहे, 120 के अप्रॉक्स रहे। तो पेपर 2 में थोड़ा कंस्ट्रेन हो जाता था कि क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करें नहीं करें, थोड़ा मे बी थ्योरी वगैरह मिक्स नहीं कर पाते थे। जैसे सर्वे सर ने बेलिस स्मिथ वगैरह पढ़ा, तो मे बी उसका फायदा हो उनको इस साल थोड़ा पेपर मुझे लगा रिलेटिव इजियर साइड पे, तो इस बार मार्क्स में भी आए। बट 1 में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे पिछले 2 सालों में, तो डायरेक्टली अगर आप किसी को थ्योरी अच्छे से याद है, पूरी थीम समझी हुई है, थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई है, तो वहां मार्क्स आने के चांसेस थोड़े ज्यादा इजियर थे। इस बार ये है कि अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हैं तो जो भी थिंकर्स है उनका हेल्प लिया जा सकता है, अरिस्टोटल का हेल्प लिया जा सकता है, कहीं भी इनक्वालिटी का कोई कंसर्न आ रहा है या आउटपुट का भी आ रहा है, जैसे कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम आया था ना कुछ, ठीक है, और अफर्मेटिव एक्शन भी आया था। तो ये सब चीजों में भी थ्योरीज को जो थिंकर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर इक्वालिटी ऑफ आउटकम है तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम मतलब हम आउटकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी हम बोलते हैं, तो भी इक्वालिटी ऑफ आउटकम को ध्यान में रखते हुए ही बोलते हैं एक बार के लिए। है तो वो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है, वो सोशलिस्ट चीजें तो लिखेंगे ही उसमें, और अरिस्टोटल का सोशलिज्म से कोई मतलब नहीं था, बट फिर भी उस थ्योरी को वहां पे डाल सकते हैं। तो ऐसे करके कोई ना कोई थिंकर कहीं ना कहीं इनपुट में आ जाए, तो वो चीजें वहां पे हेल्प करती हैं पेपर 1 में किसी ने। और पार्ट 2 भी जो होता है, पार्ट 2 में भी अगर हम थिंकर पार्ट 1 से लेके आ पा रहे हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अगर सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन हो, तो अगर हम कहीं से पार्ट 1 से कोई थिंकर रिलेट कर पा रहे हैं, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम जेएस में लेके आ गए या कुछ ऐसा कुछ करके लेके आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में भी जेएस में लेके आ गए, तो वो सब चीजें वहां पे हेल्प कर जाती हैं पेपर 1 की बात करें तो। ओके, और कोई जेनरिक टिप्स प्रशांत सर आप पेपर 1 के लिए देना चाहते हो क्या, जो नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स के लिए? पेपर 1 के लिए जेनरिक टिप यही है एनीथिंग इन कि जनरल। हाँ, मतलब आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हो, जहां भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, उसको तो अच्छे से पढ़ ही लो। और अगर टाइम किसी के पास है तो दूसरे सोर्स से कॉम्प्लीमेंट भी जरूर कर लेना चाहिए, कि जो टॉपिक उनको बिल्कुल नहीं आ रहा है या जबरदस्ती रटना पड़ रहा है, अगर किसी और से कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो रटने की गुंजाइश जो होती है वो कम हो जाती है। उसमें फिर चीजें थोड़ी पर्सपेक्टिव इनलार्ज हो जाता है, और उसमें से 1-2 पॉइंट बस अपने नोट में ऐड कर लो। और नहीं टाइम है तो बस एक ही रेफरेंस सोर्स को पकड़ के उसको अच्छे से करके, और पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर 1 की खासकर बात करें, वही क्वेश्चन का फॉर्म हम घुमा फिरा के आता है, तो पुराने क्वेश्चन अगर किसी ने 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मतलब पेपर 1 का 1A में 20-25 क्वेश्चन लिख लिए, 1B में 10-15 क्वेश्चन अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो थोड़ा उसका चांस अच्छा हो जाता है। और किसी को दिखा लिया जो थोड़ा एक्सपर्ट है, वो गाइड कर पाए कि नहीं ये चीज तुमने ऐड किया है वो ठीक किया है, या ये चीज नहीं किया। कोचिंग वाले में तो कई बार कॉपी अच्छी भी चेक हो जाती है, कई बार बेकार भी वो लोग चेक करते हैं, तो इतना रिलायबल नहीं होता है। बट अगर कोई उनका सीनियर गाइड करने के लिए ऐसा कुछ मिल जाता है तो चीजें अच्छी हो जाती हैं। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सर। अच्छा, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस अच्छा हो गया, पॉइंट लेके आ गए। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता ही होगा कि इन आवर ग्रुप वी आर रनिंग वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सेशन, जिसमें हम ऐसा कर देते हैं ना कि एक प्राइवेट ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोग पहले मेंस दे के आए हैं, उन्होंने एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन करा है, तो वही लोग हैं उसमें। एंड वी कीप ऑन डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन रेगुलर बेसिस। तो अभी तो फिलहाल के लिए बंद था कुछ दिन से, मेंस के 15-20 दिन पहले से, बट वी माइट रीस्टार्ट इट अगेन। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप लोग प्लीज ग्रुप में ज्वाइन कर लो एंड स्टे ट्यून। मतलब अगर कुछ शेड्यूल उसका बना एटलीस्ट पेपर 2 के लिए, सेक्शन के लिए कुछ अगर हो पाए तो विल प्लान, ठीक है। अभी एनालिसिस देखना है क्या, ओनली वाला जो है वो विल क्विकली रीड थ्रू इट। ओपन कर लीजिए उसे। ओपन कर लीजिए। दशरथ सर पढ़ेंगे आप?
आप पढ़िए। ठीक है, नीचे ले लो यार, नीचे ले लो, स्क्रॉल डाउन। आई थिंक डायरेक्टली जब एनालिसिस दिया ना की टेकअवेज पे, वहां पे आ जाओ क्वेश्चन के नीचे। पेपर 1 करना है क्या अभी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहीं से कर लेते हैं, फाइन। जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाँ, इंट्रा एंड सिलेबस एनालिसिस एक्सपेक्ट करा है उन्होंने। रॉल्स जस्टिस वर्सेस लिबरलिज्म का कॉम्बिनेशन पूछ लिया, अरिस्टोटल डेमोक्रेसी का कॉम्बिनेशन पूछ लिया, स्टेट एंड लेजिस्टिमेसी कॉम्बिनेशन आ गया, आइडियोलॉजी एंड पावर को कंबाइन कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स एंड जुडिशियरी, राइट टू प्रॉपर्टी एंड आईजीपी। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इंट्रा सिलेबस का एनालिसिस। तो इंटर कनेक्शन की बात आई थिंक बहुत सारे लोग करते हैं, मैम ने बोला है बहुत बार, टॉपर्स ने बोला है। आई थिंक ये अपन ने जीएस में भी देखा है कि दे कीप ऑन मिक्सिंग टॉपिक्स। फिर मोर फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, चैलेंजेस इन मेकिंग 5A to 5C। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस बताया, मतलब उस पर आ रहा है फोकस। इंक्रीज रोल ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, नीड टू प्रिपेयर एन आंसर फ्रॉम बेसिक टेक्स्ट वी रीड, नो डायरेक्ट आंसर अवेलेबल इन बेसिक टेक्स्ट। तो ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, मतलब कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। इन एवरी क्वेश्चन देयर वाज अ नीडेड, this was needed, but more specifically in Aristotle's contribution in modern democracy, equality of outcomes as political idea, Buddhist thought and ethical foundation of Indian political theory, फिर constitutional court का jurisdiction, questions on particular amendment and significance, जैसे 42nd amendment 2016 में पूछा है। All right. रिपीटेड क्वेश्चंस इधर वर्बैटिम और इन डिफरेंट वर्डिंग, यही सब कुछ अपने को पता है। अफर्मेटिव एक्शन, फेमिनिस्ट थियरी ऑफ स्टेट, बिहेवियरल अप्रोच, सर सैयद अहमद एज रिफॉर्मर, मार्क्स एलिनेशन, डेलिबरेट डेमोक्रेसी, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी, असेंबली के बारे में, पीआरआईज, ईसीआई, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो इन्हीं को रिपीट करा है, मतलब मोस्टली रिपीट होता ही है वो। ठीक है, जनरल रीडिंग ऑफ पेपर हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, comprehensive and well-rounded understanding of the syllabus, being ready with basic text, most basic concepts must be at the fingertips, writing skills with strong articulation, better argumentation and structuring. So articulation, argumentation and structuring as given in the word limit, especially IGP section where basic text revision will only give you base for answer, not the complete answer. ठीक है, in every question at least one sub question is difficult to write, need to create a framework approach first and then devise the answer. So time management is key in such questions. Absence of specific current affairs related questions like need GST, lateral entry, etc. But all questions need current connection or data, etc. Overall a very tricky paper, looks very simple, familiar words from the syllabus notes at face value, but writing answers that fetch marks will be difficult if not prepared well. तो आई थिंक ये जो कंक्लूजन के जो रिमार्क्स है ना, वही सचिन सर ने थोड़ी देर पहले बोले थे, वेरी ब्यूटीफुली एनालाइज्ड, है ना। दिखने में पेपर इजी लगता है, बट लिखने बैठो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग अबाउट कि पेपर 1 भी इजी है, बट फिर मैंने 19 के हिसाब से कंपेयर किया आगे, तो जितने मतलब उससे ज्यादा ही मतलब एवरेज आंसर हो रहे थे। Okay, anybody wants to add about anything about paper 1? इसमें वो जो इलेक्टोरल वाला था, मुझे उसका पूछना था कि कैसे किया है सबने। एक बार ही दिखा दो वाला क्वेश्चन, तो सब बताएंगे अपना। देव सर सर्च कर सकते हो आप इलेक्टोरल करके ऐसे पीडीएफ में। ठीक है, I'll read the question. Indian party system is shaped by complex interaction of the federal structure
इलेक्टोरल सिस्टम एंड सोशल क्लीवेजेस। तो क्वेश्चन पार्टी सिस्टम के बारे में है। 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है, फेडरलिज्म, इलेक्टोरल सिस्टम एंड सोशल क्लीवेजेस। ओनलियर्स ने बोला है कि इट्स अनकन्वेंशनल, अप्लाइड एंड डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। बताओ कैसे अप्रोच किया? ब्रीफ में ही शॉर्टली करते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ये मैंने लिखा तो नहीं है, बट वही है, तीनों थ्योरीज को मिक्स करते हुए यहाँ पे इंडियन पार्टी सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, अब फेडरलिज्म का क्या है, जैसे 1967 में कांग्रेस सिस्टम जैसे खत्म हुआ, वो चीज मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम में फिर डेमोक्रेटिक अपसर्ज थ्योरी और ये सारी चीजें वहां उसके हिसाब से आ जाएंगी। और उसके अलावा फेडरल के अलावा और क्या है इसमें, दूसरा चीज क्या है? क्वेश्चन इलेक्टोरल वापस सिस्टम, रिपीट कीजिए। इलेक्टोरल इलेक्टोरल सिस्टम। सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम और सोशल क्यूएजेस। तो इलेक्टोरल सिस्टम यही है कि हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शन का कोई फिक्स रूल तो है नहीं। 1960 से सोशल क्लेवेज को बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, पूरा आइडेंटिटी फैक्टर वहां पे आ जाएगा। जितना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसका क्लीवेज जो है वो पूरा सोशल क्लीवेज में आ जाएगा, पूरा टोटल का टोटल। जो भी थ्योरीज आप पढ़ते हो, क्रिस्टोफर जोफ्रेटोट लगा लो या फिर रजनी कोठारी लगा लो, प्रताप भानु मेहता जो उसको डिफेंड करते हैं लास्ट में कंक्लूजन में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है, वो लास्ट में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो सोशल क्लेवेज का अलग आप ये सब डायमेंशन इंक्लूड कर सकते हो। इलेक्टोरल सिस्टम का ऐसा है कि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इलेक्शन जो है स्टेट का एक बार इलेक्शन हो रहा है, फिर वहां गवर्नमेंट टूट रही है या फिर जो भी है, तो उसमें क्या होगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करने की बात इसलिए चल रही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से, मतलब उसको लिखना नहीं है, बस एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से लगातार इलेक्शन जो हो रहे हैं वो नहीं होंगे। और जो फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्शन होता है स्टेट में भी, अगर जो पहले कोalition टाइम पे ज्यादा होता था कि इलेक्शन में गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाती थी, तो उससे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब एक तरह से जो स्टेट का रीजनल पॉलिटिक्स है वो अपने इलेक्टोरल सिस्टम की वजह से ज्यादा ग्रो किया है। अगर ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम होता कि 5 साल में इलेक्शन होगा तो फिर रीजनल पॉलिटिक्स कम ग्रो करता। तो वो चीज ऐड कर सकते हैं और कोalition गवर्नमेंट ऐड कर सकते हैं। तो खासकर फेडरल और इलेक्टोरल सिस्टम में एक जैसी चीजें चलेंगी। फेडरल में आप डिमोस एनेबलिंग वाली चीजें ज्यादा डाल सकते हो कि हमारा डिमोस इनेबलिंग का कॉन्सेप्ट है और हम लोग सेंट्रीपिटल काइंड ऑफ फेडरल सिस्टम है। तो इसमें सेंट्रल स्ट्रांग है, सेंट्रल जैसे जैसे वीक होता गया और रीजनलाइजेशन बढ़ता गया, तो यहाँ से हमारी पार्टी सिस्टम और ज्यादा इवॉल्व होती गई। वो चीज फेडरल में डाल सकते हो। और क्लीवेज में डालने के लिए तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, बट यही है कि सिर्फ क्लीवेज डाल दो और बाकी जो चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक पैरा भी नहीं डालो तो फिर यूनिडायमेंशनल आंसर हो जाएगा। तो फिर आपने फिर 2 पार्ट को एड्रेस नहीं किया। तो तीनों पार्ट को आप, एक पार्ट को भले ही थोड़ा ज्यादा कर दो बट बाकी तीनों पार्ट को आंसर करके ये काम किया जा सकता था इजिली। तो इस क्वेश्चन में अगर जैसे 4 पेज लिखना है आपने को, तो इसमें क्या एक पेज लिखेंगे क्या ओवरऑल तीनों पे? सर हाँ सर, वे सर बोलिए। जैसे प्रशांत सर ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे सोशल क्लेवेजेस और ये सब होती हैं, इसको बस मैं एक फ्रेमवर्क बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग ईयर वाइज कर सकते हैं। जैसे कि वो जो फर्स्ट पार्टी सिस्टम था वो कांग्रेस सिस्टम था 1967 तक। 67 के बाद से 90 तक उसको कहते हैं सेंट्रल पोल और रिवॉल्व अराउंड स्टेट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कांग्रेस एक सेंट्रल पोल थी और स्टेट पॉलिटिक्स था। जो थर्ड फेज था वो था फ्रैगमेंटेशन ऑफ पार्टी सिस्टम, और फोर्थ फेज जो था ये बीजेपी सिस्टम है। तो ये अगर 4 पन्ने हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 पन्नों में ये 4 फेजेस आप बता सकते हैं। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स ज्यादा डोमिनेट किए थे। तो पहला फेज जो इसमें मैं बता देता हूँ, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या, मैं समझ सकते हैं हम लोग। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि स्टेट पार्टीज क्या रोल प्ले करती हैं पार्टी सिस्टम में, है ना। जो दूसरा इलेक्टोरल सिस्टम है वो ये है कि आपका इलेक्टोरल सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसका फर्क क्या पड़ता है बेसिकली आपके पार्टी सिस्टम पे। और जो थर्ड है वो सोशल क्लीवेजेस यानी कास्ट, क्लास, जेंडर, ये सब जितनी भी क्लीवेजेस है। तो पहला जो सिस्टम था, जो कांग्रेस सिस्टम था, तो कांग्रेस सिस्टम एक अम्ब्रेला पार्टी थी, रेनबो कोलिशन था। फेडरल स्ट्रक्चर भी अंदर आता था कांग्रेस सिस्टम के अंदर ही। सोशल क्लीवेजेस भी इतने पॉलिटिसाइज नहीं थे और सब कुछ जो था वो एक सेंट्रल पार्टी के अंदर ही
बार्गेन और पेट्रोनेज के थ्रू मैनेज कर लिया जाता था। लेकिन जो सेकंड सिस्टम था वहां पे क्या हुआ कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा दिखने लगा फेडरल सिस्टम और सोशल क्लीवेजेस का, कि जो स्टेट है, स्टेट के जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे सोशल क्लीवेजेस बहुत ज्यादा रेलेवेंट दिख रहे थे। जैसे जो ओबीसी, जो प्रशांत सर ने बोला कि डेमोक्रेटिक अपसर्ज हो गया था, तो वो स्टेट लेवल पे ही दिख रहा था कि वो डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुआ है। लेकिन सेंट्रल लेवल पे अभी भी वो आइडियोलॉजिकल पोल कांग्रेस का मेंटेन्ड था टिल 1990। उसका रीजन ये था कि इंडिया की जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम टाइप का, कि मतलब अगर आप 33% वोट्स भी लाते हैं तो भी आप 50% सीट जीत सकते हैं, 48% सीट जीत सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है इंडिया की पॉलिटिक्स में कि 50% वोट शेयर किसी भी पार्टी का हुआ है। तो आप उसको बता सकते हो कि कैसे वो पार्टी सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। और जो थर्ड फेज था उसमें आप कह सकते हो वो फ्रैगमेंटेशन का फेज था, जहां पे सोशल क्लीवेजेस सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई थी, जिसको कहते हैं मंडल मंदिर एंड ये मार्केट पॉलिटिक्स थी, जहाँ पे सोशल क्लीवेजेस सबसे ज्यादा वो हो गए थे। रिलीजन और कास्ट के बीच में बहुत ज्यादा फाइट चल रहा था कि कौन सा डोमिनेट करेगा, और उसका कल्मिनेशन ये था कि सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स ऑफ मंडल एरा की थी। उसके कारण आप सेंटर पे भी कोलिशन देखोगे, स्टेट पे भी कोलिशन देखोगे, और एंड में आप कह सकते हो कि जो बीजेपी सिस्टम है अब वो वापस से जो कांग्रेस की आइडियोलॉजिकल पोल थी उसी तरीके से आ रही है, बट विद ग्रेटर आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स है। तो जो भी सुहास पलशेकर, ये शायद मैडम ने भी कहीं अपने नोट्स में दिया है, सुहास पलशेकर और ये वो, तो जितना भी चीज प्रशांत सर ने बोला है वो एकदम वही सब चीजें हैं, बट उसको आप बस फेजेस में बता सकते हो कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा था और कहाँ पे क्यों डोमिनेट कर रहा था। और अगर कोई उसमें आपको कोई सब्सटैंशियल पॉइंट्स दिखते हैं कि क्यों डोमिनेट कर रहा था, तो जैसे उन्होंने बताया प्रशांत सर ने कि डेमोक्रेटिक अपसर्ज हो गया था, बुलक कैपिटलिस्ट आ गए थे, और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो है स्टेट पार्टीज के पास ज्यादा पैसे आ गए थे और वो असर्ट करने लगी थी अपने आप को। तो वो सब पार्ट आप लिख सकते हो पूरे। ओके, इसमें थैंक एमपी यू का पार्लियामेंट्री एक्सेस एंड फेडरल एक्सेस भी दिखा सकते थे ना? जी जी जी। मैंने तो ज्यादा कुछ लिख नहीं पाया, तो वही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और पार्लियामेंट्री एक्सेस वाला आई गेस लिखा। ठीक है, काफी आप एक एंगल भी दिखा पा रहे हो। एक पॉइंट में मिनिमम एक एंगल तो आपको दिखाना ही है, कि जैसे आप फेडरल में कम से कम एक एंगल दिखा दिया आपने पार्ट, और इलेक्टोरल सिस्टम में एक एंगल दिखा दिया, तो मिनिमम एक एक एंगल दिखा दे रहे हो तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं है। मे बी थोड़ा सा लॉप साइडेड हो सकता है, बट इनकम्प्लीट नहीं है, सॉरी। अगर आप एक साइड बिल्कुल मिस कर देते हो तो इनकम्प्लीट हो जाता है। तो एक एक साइड भी दिखा दिया तो कम से कम कंप्लीट तो कहा जाएगा। ठीक है। नहीं बट ये मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो शायद सोशल क्लीवेजेस का लाइक दिस वाज द आंसर ना। कि हाँ, मुझे ये भी पूछना था कि अगर हम जैसे 3 पेजेस लिखते हैं तो ज्यादा फर्क पड़ता होगा क्या, कि अगर 3 पेजेस में भी एड्रेस कर रहे हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं? बट वैसे तो ये किसी को भी नहीं पता होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जनरली 3 से थोड़ा सा ज्यादा मैं लिखता हूँ, चौथे पेज में घुस जाता हूँ 4 पेज वाले में। क्योंकि अगर 4 पेज पूरा पूरा लिखूंगा और सब में 3 पेज 15 मार्क्स में लिखूंगा तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो यस पर्सनल यस एक्सपीरियंस ओके। में चौथे पेज में बस इंटर कर जाता हूँ, उसमें पैराग्राफ एक एक निकल आए ठीक है, और 3 पेज वाले में 2.5 पेज प्लस पे चला जाने की कोशिश करता हूँ, 2 पेज में 1.5 पेज प्लस जाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहता है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस किया हुआ है तो आई डोंट थिंक पेजेस इतना मैटर करता है, क्योंकि किसी का फॉन्ट बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, और या स्पेसिंग अलग अलग होती है, तो इतना पेजेस का मैटर बहुत ज्यादा नहीं करता। 4 में लेकिन 2 ही पेज लिखोगे तो करेगा, बट 3 पेज लिखोगे तो नहीं करना चाहिए आई थिंक। ओके। ऑफ मैंने तुम्हारा थोड़ा बहुत देखा है हैंड राइटिंग या मार्कशीट, काफी ज्यादा आपका बहुत ही ज्यादा ये है, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट हैंड राइटिंग है। आई होप कि वो इसमें आपने खुल के लिखा होगा। हाँ नहीं, वो तो काफी छोटा लिखते हैं ना, कि वो तो घर में आराम से बैठ के लिख रहे होते जो तुमने देखा था हाँ एक्चुअली, हाँ हाँ, इसीलिए। ओके ओके, ठीक है। आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू पेपर 2 वाला जो ओनलेस वाला है। देव सर। बिल्कुल। पर मतलब हम इससे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। ओवरऑल मतलब ब्रीफ आइडिया बता दो कैसे लगा पेपर, क्या कर सकते हैं अलग से अगली बार के लिए, फोकस ऑन दैट मोर। ठीक है, तो यहाँ पे की टेकअवेज बोला है कि वेरी कन्वेंशनल क्वेश्चन है, नॉट मेनी सरप्राइजेस, क्वेश्चंस वेर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कवरिंग हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ रिलेशंस
along with covering current affairs. तो मतलब वही बैलेंस करना है हिस्ट्री और करंट अफेयर्स में. Focus on the recent trends, China, Quad, nuclear, India's nuclear doctrine, para diplomacy, importance of PYQ again. ठीक है. Some very interesting questions which test in-depth understanding of topics along with ability to connect the unconventional to conventional. A very good understanding of how the syllabus is framed so as to understand the relevance of these questions in paper 2. फिर political parties, pressure groups, sine qua non may seem of paper 1 but very much part of paper 2, and without good understanding of the scope of comparative politics and command over its static part, a good answer is not so much possible. ठीक है. फिर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट वाला जो क्वेश्चन भी है एंड इट्स नेचर. Framing is quite interesting, also a part of paper 1 but very much a static topic of comparative for a serious aspirants. Modernization thesis on stable democracy and link to Indian democracy. Again, interesting placing and framing of question. Last year, 2 such questions were asked. Contribution of liberal democratic principles in democratizing Indian polity. Okay. Evolution of India's role in global nuclear order. 7C. Generally, India's stance is expected, but this question demands tracing of evolution, which requires factual command and understanding and articulation skills. ये मैडम जो स्टोरी बनाती है ना पूरा अपने क्वेश्चंस में, तो 7C वही डिमांड कर रहा था. ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर में इंडिया का जो रोल है, मैम पूरा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन से स्टार्ट करती हैं, जो भी आंसर राइटिंग वगैरह कराती हैं और लेके आती हैं, कुछ वैसा ही डिमांड कर रहा था. Okay. The same is for SDG and UN role. Question on NAM 6A was partly on this line as it required articulation and argumentation skills. तो ये था A जो very interesting questions, depth understanding चाहिए थी उनको, ability to connect unconventional conventional. ठीक है. इसके बारे में कुछ कहना है किसी को? Anybody wants to add anything about this? 4, 5, 7, 6 questions. Any opinion? आगे इसमें चले. भी एक पार्टी सिस्टम वाला क्वेश्चन था, तो मुझे वो वाला एक बार डिस्कस कर लो. इसमें भी काफी टफ ठीक है, था वो भी. देखते आगे अपन. लास्ट में करते हैं डिस्कस, पहले एक बार पढ़ लेते हैं ना. ओके ओके. हाँ. Some questions seems to be placed in different section, but this has been the trend too in last few years. For example, growing significance of Quad is asked in section B without explicit reference to India. Explicitly, India's relation with EU is asked in section A, which generally based on comparative and global politics. Such question was asked in 2019 nuclear deterrence theory in context of India-Pakistan relations. Seems of section B, but was asked in section A. Also, SAFTA specifically was asked with respect to India reference in section B in 2017. Same year, Doha round and developing countries was asked in section B without explicit reference to India. Aspirants need to keep in mind the placing of question according to syllabus and connect the content accordingly. Most serious aspirants will understand the suitability as they must have command over syllabus and logic of framing the question. Does anybody wants to highlight कि इसको कैसे एड्रेस करना है? अलग अलग सेक्शन में क्वेश्चन डालते हैं ये, तो what should be the way forward to tackle it? Sir, once during discussion I shared with you my personal वो क्या टेक्निक, जिसमें मैं देखता था कि सिलेबस का कोरिलेशन किससे ज्यादा हो रहा है. यहाँ पर मैं एक बार बस मैं बोलता हूँ, अगर आप लोगों को लगेगा कि गलत है तो फिर आप लोग बताइएगा. जैसे मैं देखता था कि क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी में पूछा है बाई चांस, और मुझे पता है कि वो सेक्शन ए का पार्ट है, बट फिर मैं उस सेंटेंस में देखता था कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है. अगर वो मतलब जैसे इंडिया EU रिलेशंस के बारे में जैसे अभी बात कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें अगर मुझे सिग्निफिकेंस ज्यादा लगता था कि 1A से कोरिलेट कर रहा है, तो मैं 1A का पार्ट ऑलमोस्ट 60 to 70% लिख देता था,
और 30% जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी के जो डायनेमिक पोर्शंस रहते थे इंडिया यूएई रिलेशंस में, सिर्फ उतने कोई खींचता था। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि सिलेबस से कोरिलेट करता था कि जो की टर्म्स है वो पार्ट बी में मेंशन्ड है कि पार्ट ए में मेंशन्ड है, और फिर उस हिसाब से अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग करता था कि जो ये कोरिलेशन वाला पार्ट हो गया कि 1 का ए में पूछ दे रहे हैं। और ये मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कंकरेंट ट्रेंड ही रहा है, पहले भी पूछ रहे थे और अभी भी इस साल भी पूछ ही दिया इन्होंने। मैंने जब भी अटेम्प्ट किया है तो ये लॉजिक मैंने दिमाग भी नहीं रखा है, बट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, लगता है कि जो भी रेलेवेंट कंटेंट मेरे पास है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही एड्रेस करता हूँ। अब पार्ट ए में का है, बी में पूछा, बी का है, ए में पूछा, ये कंफ्यूजन तो रहता है, बट उस पे ध्यान दिए बिना ही उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जो भी थ्योरी अगर पार्ट बी में भी है, अगर पार्ट ए से थ्योरी ला सकता हूँ, इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस थ्योरी वाले पोर्शन पेपर ए से भी अगर 1 से भी लेके आ सकता हूँ, जैसे जेएस मिल, अरिस्टोटल, कुछ भी लेके आ सकता हूँ, तो वो लेके आने की कोशिश करता हूँ। क्रॉस कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं, बट ये नहीं देखता कि ए का है तो ए का कंटेंट ज्यादा रखूं। अगर बी का रिलेवेंसी लग रहा है, ए का रिलेवेंसी कम लग रहा है, तो क्वेश्चन के मेरिट पे जाता हूँ, ना कि उसके सेक्शन के मेरिट पे। Exactly. ये मुझे लगता है कि coaching institutes have time and all these things. No, neither checkers nor the attempters have this time to see कि A में है, B में है. Okay. Any other comments on this? Dasharath sir, Sachin, SRK. सर्वे सर कुछ ओपिनियन देना चाहेंगे इस पे? मतलब मेरा प्रशांत सर जो कह रहे हैं वो मुझे सही लगता है कि इतना टाइम तो मेरे को कभी नहीं रहता है कि मैं सोच पाऊं कि मतलब कैसे कितना ये लिखना है वो लिखना है। अगर आप कर सको तो बेटर है, बट मेरिट पे जाओ। अगर क्वेश्चन आया है इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली पूछा है ब्रेक्जिट और ये, तो एक एक पैराग्राफ ब्रेक्जिट बता दो और फिर इंडिया पे ही फोकस करना सही लगता है मुझे। तो ऐसा मतलब टाइम का बहुत इशू रहता है इन सब क्वेश्चंस पे सोचना, इसलिए मैं डायरेक्टली मेरिट पे जो है वही लिख दो। ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार कि मतलब जो भी क्वेश्चन की डिमांड है ना उसको मीट करने के लिए आपको कंटेंट कहीं से भी लिखना पड़ रहा है तो लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है 1A का है 1B का है, थोड़ा इतना फाइन। चलो विल मूव ऑन, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है सी दिया हुआ है ना, स्टैटिक पार्ट कंटिन्यूज टू बी इम्पोर्टेंट एंड सम ऑफ देम आर रिपीटेड इधर वर्बैटिम और विथ चेंज इन फ्रेमवर्क थीम। तो स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसको रिपीट हो रहा है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच हो गया, मार्क्सिस्ट अप्रोच, न्यू रियलिज्म, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, इलेक्टोरल सिस्टम्स एंड इम्पैक्ट ऑन पार्टी सिस्टम in developing countries. For such questions, understanding of syllabus reference is extremely important as questions seems very general in framing but requires discussion of static theoretical frameworks. Same is the question on globalization and debate around it. ठीक है, ASEAN philosophical foundation of India's foreign policy, states as actors of foreign policy, NAM and its relevance, significance, South Asian रीजनलिज्म, एचडीजी एंड यूएन। कुछ कहना है इसके बारे में? स्टैटिक पार्ट रिपीट हो रहा है उसका। इसके लिए बेस्ट यही है कि प्रीवियस ईयर कोई अच्छे से करके जाए। अगर पहला मेंस किसी को लिखना है या फिर पहला मेंस नहीं भी लिखना है बट मार्क्स कम आ रहे हैं पीएसआईआर में, तो स्टैटिक पोर्शन तो करके जाए ही। प्रीवियस ईयर पूरा 5-10 साल का अच्छे से करके जाए, 10 ईयर्स का 7 to 8 ईयर्स का एटलीस्ट अच्छे से करके जाए, तो स्टैटिक क्वेश्चन तो से काफी अच्छे से एड्रेस हो जाएंगे, कंटेंट भी आ जाएगा, स्ट्रक्चर भी काफी हद तक उसका ठीक ठाक आ जाएगा। वो करके जाना चाहिए लोगों को, आई थिंक। ठीक है, एंड मैं तो बोलता है यार ऐसे क्वेश्चंस में ना आंसर बना के रेडी रखो एंड यू एंश्योर कि वो आंसर तुम्हारा यूनिक रहे। तुमको पता है यार कुछ चीजें तो आनी ही आनी है, तो उसका एकदम बढ़िया आंसर बना के रखो ना अपने पास नोट्स में। फाइन। Some questions, D पढ़ रहा हूँ मैं, some questions of current relevance were very much predictable and bound to be asked considering the relative pause in global politics in the last 2 years. They fall in 2 categories. पहला है some of them were in news for past 2 to 3 years but did not find place in the previous years. Okay, and दूसरा है some of them were most probable as they happened in last 1 year, most significantly covered in newspaper repeatedly.
तो पहले कैटेगरी में देखते हैं 2-3 इयर्स वाला, इंडिया यूएई रिलेशन, ब्रेग्जिट, फिर लुक ईस्ट वर्सेस लुक एक्ट ईस्ट वाला, उसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी का क्वेश्चन जो था, फिर यूएन रिफॉर्म्स, बट आस्क्ड रादर इंटरेस्टिंगली व्हाट हैज बीन डन, श्योरली अ सरप्राइज क्वेश्चन फॉर कैंडिडेट्स। करेक्ट, हम पढ़ते नहीं ये चीज जनरली, जीएस के लिए पढ़ते हैं। क्रॉस बॉर्डर इथनिक एंड माइग्रेंट इश्यूज विथ नेबर कंट्रीज, दिस इज इन न्यूज फॉर लास्ट 4 to 5 years, एंड ये आई थिंक सिलेबस के डायरेक्टली मेंशन भी है टॉपिक में अपने। फिर लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर से क्या आया है, COP26 5 प्रपोजल्स बाय इंडिया, क्वाड का सिग्निफिकेंस, इंडियाज पोजीशन ऑन WTO वेवर फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगेन आस्क्ड इंटरेस्टिंगली फ्रॉम द इंडियाज पर्सपेक्टिव, फाइन। Impact on India's strategic interest due to Taliban takeover of Afghan, geostrategic points of contention between India and China, LAC question asked last year, but this time scope is increased to geostrategic issues. ठीक है, some questions on relations with Russia, China, etc. are customary and finds place every year, but specific question on US, Japan, Israel, Middle East are absent. Except US, so much happened in the last year. Others' absence was expected as nothing significant happened in bilateral terms. Questions on interest in Africa is also a repeated theme, must be studied. आगे पढ़ता हूँ। General reading of paper highlights significance of comprehensive, well-rounded understanding of the syllabus of extremely importance. As for first part, static syllabus, but framing can be very dynamic. And for second part, absolutely sky is the limit for content coverage. But smart preparation guided by syllabus framework will save time and effort. Be ready with basic text. Most basic concepts must be at the fingertips, as in case of paper 1. Having said that, concepts must be studied from all angles, as UPSC is finding interesting angles to ask for some static parts. IR was asked on expected lines. Most of the significant topics of last 1 year were there in the paper, and we cannot afford to under prepare this part at any cost. Even static questions were very much current relevant, very much syllabus bound questions, and aspirants must not fall prey to bombardment of IR material in the market. Only those notes are recommended which stick to syllabus first, cover static part comprehensively, and then go for value addition. This is true even for India and the world. Command over historical evolution of relation is a must. तो ये मतलब व्हील्ड रेफरेंस है किसी और के नोट्स के लिए, बट दैट्स फाइन। हाँ, हो सकता है रेफरेंस, बट इस बार जो सुब्रा मैडम ने वो नोट्स अपने पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड किए थे, और साथ में जो टेस्ट सीरीज उनका होता है तो उसके टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस, तो लगभग सारी चीजें उसके अंदर से आ गई थी। एक आध क्वेश्चन अगर हम छोड़ दें तो सारा कंटेंट वो कवर कर ही रहा था। तो पिछले बार में कुछ कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन एटलीस्ट रहते थे जो आउट ऑफ कंटेंट रहते थे आईआर में खासकर, बट इस बार ऐसा नहीं, लगभग कोई हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से टैकल हो रहा था। इनफैक्ट जो फॉरेन पॉलिसी का फिलॉसफी है उस पे भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था, तो सॉल्यूशन में उसका आंसर कुछ ऐसे था कि पहले हम पंचशील पे फोकस करते थे, पंचशील पे, जो कि बुद्धिस्ट प्रिंसिपल पे ज्यादा रिलाई करता था, बुद्धिस्ट पैसिफिस्ट कल्चर पे। अभी हमारा फोकस थोड़ा रियलिस्ट कौटिल्य टाइप का हो गया है, और हम पंचामृत पे बिलीव करते हैं। पंचामृत में संवाद हो गया, सम्मान हो गया, समृद्धि हो गया, ऐसे करके 5 टर्म दे रखी थी। तो डायरेक्टली अगर वो क्वेश्चन कोई वहां पे 10 मार्कर था, यहाँ पे 10 मार्कर, तो उसको किया होता तो फिर यहाँ पे आराम से लिख सकता था। वैसी चीजें थी कि जनरली एक्सपेक्टेड लाइन पे इस पर ज्यादा थी, आईआर में तो खासकर। और वही है, स्काई इज द लिमिट है, क्योंकि 2 बार से 3 बार से मैं मेंस दे रहा हूँ तो कुछ भी पूछ ही देते हैं कि उसमें 2-3 क्वेश्चन में तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता है क्या ही लिखे उसमें, तो कंस्ट्रेंट काफी हो जाता है। इस बार कंस्ट्रेंट थोड़ा कम था, पेपर 2 की बात है तो। हाँ, ये वैसे ये चीज पंचामृत 5 वाला था ना, ये मैंने इसमें तो नहीं लिखा फाउंडिंग वाले में, बट जो पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट में पूछा गया था ना, मैंने उधर क्योंकि इथिकल फाउंडेशन पूछा था तो मैंने ये बता दिया कि इंडिया इज ऑल्सो करंटली फॉलोइंग ये 5 करके, तो उधर ये ठीक था फर्स्ट पेपर में। ठीक है, फर्स्ट पेपर में भी। अच्छा, कहाँ आपने लिखा? फर्स्ट बुद्धिस्ट वाले में? या उसमें पूछा था ना कि इथिकल फाउंडेशन कैसे था, तो इसलिए मैंने ये लिखा था। ठीक है, उसको भी आप करंट से रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव पेपर है तो कुछ ऑब्जेक्टिविटी में उसको गलत नहीं कहा जा सकता, तो अगर उसको रेलेवेंट लगने के ऊपर है, रेलेवेंट लगेगा तो वो उसको करना चाहिए।
ओके यार अच्छा, एक चीज क्रैश कोर्स जैसे किसी ने बोला ना अभी, मतलब मैंने भी यार देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ऐसा कुछ करते हैं ना, तो वो सिर्फ क्रैश कोर्स करते हैं तो उनका आईआर काफी हद तक होलिस्टिकली कवर हो जाता है। तो कैन वी इग्नोर लाइक जो स्टैटिक अगर नहीं पढ़ा किसी ने सपोज, तो सिर्फ क्रैश कोर्स पे रिलाई कर सकते हैं क्या? पैसिव प्लस है क्रैश कोर्स। जो सिर्फ क्रैश कोर्स भी करते हैं वो नोट्स रटे हुए होते हैं पहले से, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जाके बैठ गए और सिर्फ उतना ही मटेरियल पढ़ के चले गए। तो ऐसा कोई मैं किसी से नहीं मिला कि जो सिर्फ उतना ही मटेरियल पढ़ के गए हैं। उन्होंने मार्केट से पहले कहीं ना कहीं खरीद के या बुक से ही खुद से सेल्फ रीडिंग करके ही एक दो बार थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है काफी चीजें, और उसके ओके बाद वो क्रैश कोर्स का करंट अफेयर समझ लो या फिर राइटिंग स्टाइल समझ लो, वो चीजें अपडेट करते हैं, तो उससे हो जाता है। हाँ, पेपर 2 का जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, उसके उसके अलावा फिर 2-3 जगह से कवर करने का टाइम भी नहीं होता। जीएस भी पढ़ना है, बाकी चीजें पढ़नी है, तो एक जगह से रिलाई करो उतना काफी है करंट अफेयर्स के लिए, तो उतना काफी होता है। ओके, एनी फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स पीएसआईआर स्ट्रेटेजी के बारे में, पेपर 1 पेपर 2, एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू ये शेयर? दशरथ सर बताएंगे। माउंटेन मैन। इतनी सर्वेश सारी सर। बातें हो चुकी है, सोफिस्टिकेटेड बातें हुई कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं बोलने को। नहीं नहीं, आपके पास काफी पॉलिटिकल विजडम है, आप प्लेटो हैं हमारे। यहाँ तो बताओ सुकरात सर। पहले ही बैठे हुए। दशरथ सर कोई बात नहीं, चलो आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क अपनी तरफ से दे दीजिए। एनीथिंग यू वांट टू से ओवरऑल जनरल? ओवरऑल जनरल ही बताऊंगा, जेनरिक बातें। मैं थोड़ा जो वेटरन है तो जानते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, और जो नए नए आ रहे हैं जो कहाँ मिसगाइड हो सकते हैं उनको बता देता हूँ। पहली बात है कि ये प्रिपरेशन जो है पीएसआईआर का इवोल्यूशनरी है। आपका थिंकिंग, पर्सपेक्टिव, सोफिस्टिकेशन आपका जाता है नॉलेज बेस पे। नॉलेज आना चाहिए फर्स्ट, जो आपके पास मैडम का नोट्स है, बेसिक स्टडी मटेरियल है, वो रट्टे होने चाहिए, समझे होने चाहिए, एप्लीकेबल होने चाहिए। उसके बाद आता है टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल, जैसा कि उन्होंने SRK सर ने पेपर 2 दोनों पेपर में अपना उन्होंने दिखाया उस तरह से। तो यदि कोई नए हैं तो बुक की तरफ ना जाएं, पहले मैडम के नोट्स को कंप्लीट करें, क्रैम करें, समझे, सब कुछ करें, उसके बाद बुक पे जाएंगे, ऑब्जर्व होगा। तीसरी बात यह है कि पीएसआईआर का यदि सब कुछ कवर्ड है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे सब कुछ इन मेमोरी है, तो इजीली हैंडल हो जाता है। सेकंड है कि कुछ टॉपिक्स है या तो जो भी इनोवेशंस करने हैं वो पहले कर लो, लास्ट में 1 महीना कुछ नहीं बचता, 1.5 महीने में कुछ होता नहीं, उसी को रिटेन करना होता है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात है तो ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ग्रुप में या मैम से क्रैश कोर्स में, तो वहाँ पर आप ये लोग सीख सकते हैं, नो इश्यू होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो डेवलप हो जाता है। तो ये जेनरिक चीज़ें ही रही। बाकी हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया ऑलमोस्ट होलिस्टिक रहा, सब कुछ ठीक है। इतना ही मेरे पास है बोलने के लिए अभी फिलहाल के हिसाब एक बार समराइज ही कर दो यार, मतलब आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी अपने 1.5-2 घंटे का सेशन हुआ पीएसआईआर का, आई बिलीव कि यार काफी बढ़िया था, वेरी वेरी नाइस इनपुट्स आए सभी लोगों से। जस्ट क्विकली समराइज कर दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन या जो भी चीज याद आई कि इंपॉर्टेंट लगी। एक एक लाइन बोलो सब लोग जो भी इंपॉर्टेंट लगा। या जो फ्रीक्वेंट रिवीजन वाली बात थी ना, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, एंड उसके लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव चालू करा है, बैक टू बेसिक्स रिवीजन सेशन हम करने वाले हैं अभी। विल स्टार्ट ऑफ विद पेपर 2 इन 1 or 2 days। तो इवनिंग टाइम पे होगा, रात के टाइम पे 9-10 बजे के आसपास ही। तो विल क्विकली गो थ्रू द टॉपर्स नोट्स जो आईआर के होंगे। डेली 30 मिनट्स का सेशन रखेंगे, तो यू ऑल आर वेलकम टू ज्वाइन इन। और कुछ है तो बताओ अभी। एक इनिशिएटिव खैर अभी के लिए समराइजेशन के लिए तो नहीं, बट ऐसे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग कर पाओ कि जो भी प्रशांत सर 2 टॉपर्स मिनट, एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ मैं, एक समरी कर लेते हैं, देन यू कैन एक्सप्लेन। ठीक है। ठीक है, सर्वेश सर बताइए आपके व्यूज क्या है कंक्लूडिंग समराइज कर दो एक बार जस्ट 5-10 मिनट्स में, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।
एक इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स मुझे समझ आया थोड़ा सा, कि सिर्फ नोट्स के ऊपर रिलाई करेंगे तो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं आ पाएगा, उतना डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगा। बट अगेन एज दशरथ सर क्वेश्चन, पहले नोट्स को क्रैम कर लो, देन गो फॉर इट। हाँ, मतलब बुक्स तभी पढ़ने हैं जब कम से कम नोट तो 2 बार तो कम से कम एटलीस्ट रिवीजन किया हुआ है, उसके पहले वो समझ ही नहीं आएगा, वो इनपुट हम वहां से ले ही नहीं पाएंगे। तो बुक्स तभी जब टाइम हो और 2-3 बार नोट्स पढ़ा हुआ हो, उसके बाद ही बुक्स की तरफ जाना चाहिए, तो बुक्स को अप्रिशिएट आदमी कर पाएगा। या फिर कोई नोट्स किसी ने पढ़ा ही नहीं, डायरेक्टली बुक पढ़ रहा है, वो अलग तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी अलग बात है। और दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस पे थोड़ा फोकस होना चाहिए, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस रहता है तो कम कंटेंट में भी आदमी चीजें कम से कम एवरेज या एवरेज प्लस आंसर लिख पाता है, ये चीज है। अच्छा, एक और चीज आई थिंक मुझे एसआर के लिए जो बहुत पसंद आई, द पेपर इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टैटिक ओरिएंटेड, हाउएवर देयर इज अ इंटरलिंकिंग ऑफ सिलेबस, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ थिंग्स दैट इज नीडेड। तो मोर देन द न्यूज़पेपर्स आई वुड से देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क्स जो पॉलिटिकल साइंस के है ना, उसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंटरलिंकिंग वाला। हाँ, मेरा इंटरलिंकिंग के लिए कि पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर्ड रहे तो इंटरलिंकिंग इजी होता है। कई बार कोई एक सेक्शन रिवाइज करता है, दूसरा सेक्शन उसका वीक रह जाता है, तो उसके मार्क्स सिर्फ उस सेक्शन में नहीं कटते, उसमें भी कटते हैं जो उसका स्ट्रांग है, क्योंकि वो इंटरलिंक नहीं कर पाता अगर थोड़ा डिफिकल्ट पेपर है तो ये चीज हो जाता है। मेरा की टेक अवे यही था कि अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स और बुक पढ़िए, अगर टाइम नहीं है तो प्रशांत सर जैसा बताएं कि कोई भी क्वेश्चन हो ए पार्ट और मतलब बेसिकली उसी से कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा इंटरलिंक करिए, कम से कम एक रिस्पेक्टेबल आंसर तो आप लिख सकते हैं, अच्छा आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत नोवेलिटी ऐड करता है। जैसे वो बता रहे थे कि कैसे हैना अरेंड वगैरह आप लिख सकते हैं इसमें, पंचायती राज और ये सब में सिविक रिपब्लिकनिज्म ये सब डाल सकते हैं, तो वो भी एक नोवेलिटी है, वो भी अप्रिशिएट करेगा, कोई भी एग्जामिनर देखेगा तो भले आपके पास उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। मतलब वही है कि पहले आप इन डेप्थ नॉलेज की ट्राई करिए, अगर टाइम परमिट नहीं करता है तो इंटरलिंकिंग सबसे बढ़िया चीज है जो प्रशांत जी ने बताई। यार एक और टेक अवे मुझे अभी सार्के की बातों से याद आने लगा, यार ये जो नॉवेल चीजें है ना, इंटरलिंकिंग ऑफ सिलेबस या फिर इंटरलिंकिंग ऑफ स्कॉलर्स, ये अपने आप अकेले बंदे को नहीं होने वाला यार, इट टेक्स वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एज वेल एज एफर्ट्स। तो इस केस में ना जो डिस्कशन है दैट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इनिशिएटिव करते हैं उसमें डेलिबरेटली हम सोचते हैं कि यार इसमें क्या डाल सकते हैं, कोई ना कोई तो सजेस्ट करता है, तो इट स्टिक्स अराउंड इन माइंड, इट हेल्प्स अ लॉट। हाँ, और एक इंटरलिंकिंग करने के बाद से बाकी और दिमाग भी तो अपना चलता है ना, उसके बाद चलो एक आइडिया आया तो फिर उस सेम डायरेक्शन में और दिमाग भी काम करता है लोगों का। और ऑब्वियसली पीएसआईआर में एवरेज स्कोर 2-3 साल से काफी कम रहा है, भले ही सिलेक्शन रहे हो, बट एवरेज स्कोर काफी कम रहा है। बाकी अगर बाकी सोशियोलॉजी या फिर एंथ्रो वगैरह से कंपेयर करें तो 15-20 मार्क्स का डिफरेंस एवरेज स्कोर में रहा है। तो हम लोग ये ग्रुप वाली चीजें करते हैं तो मे भी थोड़ा सा एवरेज स्कोर को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, और कोई क्विक समरी वाले पॉइंट्स जो याद है किसी को? यार बाकी लोग भी बोल सकते हैं, देव, पुतिन, सचिन, शिखा, व्हाट इज योर की टेक अवे फ्रॉम सेशन? एक और पीएसआईआर में कोहेरेंस एंड फ्लो बहुत मैटर करता है, कंटेंट से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैंने लास्ट ईयर एक दो टॉपर्स का देखा था, कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लो कैसा है तुम्हारा, डिमांड को एड्रेस कर रहे कि नहीं। ठीक है, और कुछ गाइस? प्रतीक, लक्ष्य, शांक? मेरा तो की टेक अवे था जो आपने बता दिया कि स्टैटिक और डायनेमिक में क्या एक इक्विलिब्रियम है, पर उसके बाद जो एक अप्रोच थी कि कंपेयर, कंट्रास्ट एंड कंटेम्पररी, ये मेरा दूसरा की टेक अवे था, जिसमें बताया था कि आप एग्जांपल लिखो कंपेयर का, फिर कंट्रास्ट करो, फिर कंटेम्पररी कुछ चल रहा है जैसे एग्जांपल देके बताया था। बहुत बढ़िया, ये मेरे लिए काफी सही टेक अवे रहा। तीसरा ये कि नरेटिव ऑफ बेसिक, मतलब जो भी टॉपिक्स है, जो ये एसआर के सर ने बताया था, दैट वाज अ वेरी गुड की टेक अवे कि एक टॉपिक का अगर नरेटिव है तो वहां पे फ्रेमवर्क बन जाते हैं लिखने के लिए। दिस वाज माय की टेक अवेज। मेरा टेक अवे बेसिकली यही था कि सबसे पहले वही जो सर ने बोला और जो एसआर के सर ने भी बताया कि अपना सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉट जस्ट की थिंकर्स का पूरा मतलब हम उनकी बातें क्या क्या थी क्या नहीं, लेकिन हमें एक जो उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट रहता है कि किस सेंस में उन्होंने बोला है एंड
जब तक हमें अगर कॉन्टेक्स्ट मेरे ख्याल से जब क्लियर हो जाएगा ना, देन वी कैन इवन मोर बेटर इंटरलिंक कि जैसे आज कंटेम्पररी में कुछ चल रहा है तो वैसा ही उस पीरियड में उस थिंकर क्या हुआ था, तो उसने उस सिनेरियो में वो बोला था। आई थिंक दैट विल इन दैट वे वील बी एबल टू लिंक इन अ बेटर वे। तो वही है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और दूसरा की रिविजन्स ज्यादा फोकस करना है। खाली मतलब नया नया तो पढ़ ही रहा हूँ, मतलब उसके साथ साथ रिवीजन को भी अच्छा खासा टाइम देना है। एक और मेरा की टेक अवे है ना कि यार न्यूज़पेपर के पीछे भागने की बजाय जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसको यूट्यूब पे या फिर थोड़ा बहुत एडिटोरियल्स अच्छे वाले उसको ढूंढ के टॉपिक कि तुम हर चीज को डेली बेसिस पे फॉलो करते रहो माइक्रो लेवल पे। पीएसआर में बहुत ब्रॉड लेवल पे चीजें पूछी जाती है वैसे भी। 2-3 थिंकर की जो भी मतलब राइटिंग से वो पढ़ी जा सकती है। सी राजा मोहन की जैसे जो भी राइटिंग है, अगर कोई नहीं भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, महीने में एक दिन इंडियन एक्सप्रेस का वेबसाइट खोल लिया और 4-5 आर्टिकल है पढ़ लिया, हो गया। 1-2 और थिंकर ऐड करेक्ट। कर लिया जो उसको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, बस इससे भी काम चल जाता है, काफी हद तक काम चल राजा जाता है। मोहन और हर्षवी पंत वाला ना कि इनके आई थिंक वीक में 1 आते हैं या फिर आई थिंक 2 आते हैं, बस इतना ही है। तो इसको मंथली भी कर सकते हैं हम लोग, इसको एडिशन हम लोग ग्रुप पे भी कर सकते हैं ना, मतलब पूरे मंथ का इकट्ठा कर सकते हैं, एक हर्षवी पंत का और एक सी राजा मोहन का। मतलब इन लोगों का एक रेगुलर टाइम के बाद ही आता ना आर्टिकल, रोज तो लिखते नहीं है ये लोग। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कि करेक्ट। मेजर इश्यूज क्या चल रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो, कर सकते हैं अपन, विल थिंक और इट। वैसे एक चीज करते हैं, जस्ट क्विकली जो भी रेगुलरली लिखते हैं ना उनके नाम बता दो जो भी आप लोगों को पता हो। जैसे सी राजा मोहन हो गया, हर्षवी पंत हो गए, सुहासिनी हैदर लिखती है, और कौन कौन लिखता है रेगुलर बेसिस पे? हैप्पी श्याम मोहन सर जैकब भी आई थिंक लिखते हैं, ठीक है। करेक्ट। महीने में 2 आर्टिकल आ जाते होंगे। हाँ, ब्रह्म शैलानी भी लिखते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो हिंदू एक्सप्रेस में नहीं आता उनके। प्रताप हाँ, बाबू मेहता लिखते ब्रह्मशिला हैं, का जहाँ और भी आता है उसको स्टेनली शेयर जॉन करना। लिख रहे हैं। हाँ, क्रिस्टोफर पेपर जेफरट का भी आता है। हाँ, पेपर 1 में क्रिस्टोफर जेफर्ट का काफी आता है। पीबी मेहता का कभी कभी आ रहा और है, महीने में एक आता होगा। एक्सप्रेस में आता रहता है सर उनका। हाँ, मतलब महीने में 1 या 2 ही आता है पीबी मेहता का। पहले इनका काफी द हिंदू में आ रहा था, जो अपने सेक्युलरिज्म वाले हैं भार्गव का, तो उनका काफी आ रहा था। अभी आजकल इतना देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अच्छा, एक इधर और चीज एनके है, एक एनके नारायण ओआरएफ का आता है। ऑनलाइन का आस्क द एक्सपर्ट इनिशिएटिव है। अच्छा। ओआरएफ ऑनलाइन वेबसाइट पे आस्क द एक्सपर्ट इनिशिएटिव है। उसमें क्या होता है, जो जो बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं ना उसको सिंपल लैंग्वेज में एंड शॉर्टर फॉर्मेट में समराइज करा होता है। मतलब अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा ना तो वो बहुत शॉर्ट में बताते हैं वो। एंड एक और आई थिंक द हिंदू का रिसेंट इनिशिएटिव चालू हुआ है, वो सुहासिनी हैदर कराती है शायद हिंदू यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब वो पे भी ना, बढ़िया है, हाँ काफी हाँ। ज्यादा शॉर्ट में होता है वो। और एक बैजू पे आता है कोई प्रोफेसर पुष्पेश पंत ऐसा कुछ करके हैं, वो वीकली हाफ एन आवर का इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ द वीक करके चलाते हैं। तो वो प्रोफेसर अच्छे खासे जाने माने प्रोफेसर है, वो ठीक ठाक वो वीकली चीजें टेक्निकल टर्म के साथ करा देते हैं। तो किसी को अगर थोड़ा सा वो कोई पढ़ नहीं पाया या फिर मिस हो रहा है उसका, तो वहां से देख के और नोट्स भी बना सकता है। ओके, ऑल राइट। एनी अदर के टेक अवे, लास्ट 1 or 2 minutes, फिर एंड हाँ, करते हैं मैं अपन। ये बोल रहा था ना कि 1-2 चीजें और करी जा सकती हैं अगर हो पाए तो, कि जो भी 4-5 साल पहले से टॉपर रहे हैं लोग, फर्स्ट सेकंड या जो भी टॉपर के मार्क्स मिल जाएं, तो इंडिविजुअल पेपर में जिनके मार्क्स हाईएस्ट रहे हैं उनकी कॉपीज कहीं से मिल जाए तो उससे लर्निंग मिल जाएगी कि वो कैसे लिखते थे। कि जैसे 325 किसी के मार्क्स हैं, उनके पेपर 1 में अगर 170 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, किसी के 320 मार्क्स हैं लेकिन पेपर 2 में 170 प्लस हैं, तो उनके पेपर 2 का कॉपी कहीं से मिल जाए टेस्ट सीरीज का या कुछ। तो जिनके भी 160 170 या 150 में भी मार्क्स हैं, तो उनकी कॉपीज अगर मिल जाती है, अगर 4-4 5-5 कॉपीज मिल जाती है, 4-4 5-5 टॉपर्स की कॉपीज मिल जाती है दोनों पेपर से, जिनके मार्क्स अच्छे रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, तो वो आई थिंक काफी हेल्प करनी चाहिए। उसको देख के आइडिया लगेगा कि ये पॉइंट वाइज लिखते हैं, ब्रेक करते हैं क्या, वाकई में इनका फॉर्मेट क्या रहता है जो बेटर रहता है। दृश्यम वेरी सर गुड ये पॉइंट चीजें एक्चुअली, लिख भी ऑनेस्टली रहे थे। स्पीकिंग।
यार आईआर के लिए मैंने देखा है ना, स्पेशल पेपर 2 के लिए ये बहुत बढ़िया सोर्स होता है कंटेंट का, जो सिंपल कंटेंट है, जो इजी टू रिमेम्बर कंटेंट है ना। कई बार क्या होता है, जो कोचिंग नोट्स होते हैं या इसमें बहुत बल्कि कंटेंट होता है, उसको याद भी नहीं कर सकते अपन, बहुत ही एक्स्ट्रा स्कॉलर से टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पे। लेकिन टॉपर के कॉपी से इतना बढ़िया कंटेंट मिलता है ना, वी कैन जस्ट रीड एंड रिप्रोड्यूस डायरेक्टली। हाँ, दिनेश सर का मैंने देखा था, वो शायद 2017 में 6 रैंकर थे, तो पेपर 2 में उनके 167 या 168 मार्क्स थे। तो काफी जो पॉइंट में, जो क्वेश्चन पॉइंट में लिखने की गुंजाइश थी, उसको पॉइंट में ही लिखा हुआ था उन्होंने, कि जीएस मतलब जीएस की तरह ही उसमें थ्योरी वगैरह ऐड करके ऊपर नीचे, और पॉइंट में अगर डिमांड है जैसे, तो जैसे इस बार पंचामृत वगैरह लिखना है, एसडीजी गोल्स लिखने हैं, कुछ भी लिखना है, तो उसको पॉइंट वाइज ही लिख दिया था। तो या फिर और उसके अलावा बीच बीच में क्वेश्चन अगर 2-3 पार्ट में है तो उसके अकॉर्डिंगली सब हेडिंग लगा के ब्रेक करना। कृष्णा सर ने भी आई थिंक वही यही चीज इस साल भी ग्रुप में शेयर करी थी कि हाँ, अगर सब हेडिंग लगाया जाए तो वो हेल्प करता है। एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट 2/3 पेपर, पता नहीं, या 1/3 पेपर ही डिड इन पॉइंट्स। 1/3 पेपर, 1/3। हाँ 1/3 ही did। तो मैंने भी कोशिश करी है कि पॉइंट वाइज चीज, जहाँ पे अब जबरदस्ती नहीं, जहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वहां पे पॉइंट वाइज लिख दिया जाए। और मतलब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर 20 मार्कर है तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक पेज में आधा पेज 3-4 पॉइंट वाइज चीजें आ जाए, तो ऐसी चीजें आ जाती हैं कई बार, तो वो चीज करी जा सकती है। तो लेकिन ये है कि अगर प्रीवियस ईयर टॉपर से कॉपी एनालाइज करेंगे तो ज्यादा सीखने को मिलेगा। और नाइस ऑब्जर्वेशन प्रशांत एंड ऑफ, एक्चुअली ये चीज मैंने भी, अगर बाकी लोगों को पता होगा, मैंने भी, ये हम लोग हमारे डिस्कशन जब हो रहे थे ना मेंस के पहले, तभी भी मैंने यही बोला था कि यार मतलब अभी यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है ना, दे आर फ्रेम्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। यू कैन नॉट हैव अ फिक्स्ड माइंडसेट कि मैं ये GS2 पॉइंट वाइज लिखूंगा, ऑप्शनल पैराग्राफ ही लिखूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू मिक्स एंड मैच, यू हैव टू बी एबल टू फिगर आउट कि कौन से क्वेश्चन में पॉइंट वाइज मिक्स करना है, कौन से क्वेश्चन में पैराग्राफ लिखना है। तो इस पे करते हैं अपन टॉपर्स के लिए ना। एक्चुअली वी हैड स्टार्टेड सम इनिशिएटिव, बट बिफोर आई स्पीक अबाउट इट, लेट मी जस्ट थैंक एवरीबडी। आज का सेशन बहुत ही इफेक्टिव रहा, स्पेशली इनपुट फ्रॉम SR के प्रशांत सर, ऑफ दशरथ सर, काफी अच्छे इनपुट थे, वेरी नाइस सेशन। आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव लर्नड अ लॉट मोर। सचिन सर के भी इनपुट्स काफी बढ़िया थे। थैंक यू फॉर ऑल सच ग्रेट इनपुट्स। आई होप कि हम लोग आगे भी ऐसे सेशंस करते रहेंगे। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए लिंक्स टू आवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज ज्वाइन टू पार्टिसिपेट इन सच लाइवली डिस्कशंस। थैंक यू एवरीवन। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।